हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप 2 दिन से सुन रहे थे कि नीट का सिलेबस कम होने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, इधर उधर यूट्यूब चैनल्स पे नोटिफिकेशन देख रहे थे। बेटा अब तक कर लिया, आगे ऐसा मत करना। सर ऐसे नहीं करेंगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। अरे भाई, कोई ऐसी चीज है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता आज मल्टीमीडिया के जमाने में। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नीट में सिलेबस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, नीट 1 महीने पहले हो या 2 महीने बाद हो, सबसे ज्यादा काम क्या आएगा? पढ़ा हुआ। एक टॉपिक कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक टॉपिक कम हो गया, सर्कुलर मोशन कम हो गया। मान लीजिए साहब सर्कुलर मोशन कम हो गया, तो क्या आप सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ेंगे? कई बच्चे इतना दिमाग नहीं रखते अपने अंदर। सर्कुलर मोशन अगर कम हो गया, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ोगे? मत पढ़ो। तो लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर डायनेमिक्स कैसे समझोगे अगर काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ोगे? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे पढ़ोगे? और बेटा रोटेशनल मोशन कैसे पढ़ोगे जिसका बेस ही सर्कुलर मोशन है? और मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसकी काइनेमेटिक्स कैसे पढ़ोगे? कुछ नहीं पढ़ सकते। तो फिजिक्स में चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये टॉपिक कम कर देना ये सॉल्यूशन है ही नहीं कहीं से। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपसे सही सलाह आपको देना चाहता हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये काम छोड़ दो। फोन हमेशा और हमेशा वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए यूज करो। यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो देखने के लिए आप यूज मत करो, ऐसे न्यूज देखने के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ समय खराब होता है। आप अपना एक दिन, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 1 या 2 दिन उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, खराब कर दिया। अब क्या पता चला? लेटेस्ट न्यूज पता है, नीट का सिलेबस कम नहीं हुआ है, जैसा है वैसा ही रहेगा। आईआईटी का एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। जो 75 पहले क्वेश्चंस होते थे, जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करना था, अब जितने भी करें 75 मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि 90 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 75 आपको अटेम्प्ट करना है। और यही पैटर्न बोला गया है कि नीट में आएगा। एग्जैक्टली 180 क्वेश्चंस आते थे, अब कितने ज्यादा आएंगे आपको ये नहीं पता। हो सकता है 220 आ जाए, 200 क्वेश्चन हो जाए, 50-50 क्वेश्चन पूछ ले और आपको 45 अटेम्प्ट करना हो, है ना। तो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन इतना आ गया कि सिलेबस कम नहीं होगा, सिलेबस सेम ही रहेगा। तो ये अच्छी बात है बेटा, बेकार बात नहीं है। नहीं तो सिलेबस एक एक टॉपिक कम होता ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होता आपको, और नुकसान और होता कि आपको याद रखना पड़ता ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, और वो नहीं पढ़ते तो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको दिक्कत आता। बस में आया कि नहीं है? तो पहली बात, सिलेबस कम नहीं होगा, आपको पूरी तैयारी करनी है। दूसरी बात कि जब भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपके घर में बड़े भाई होंगे, कोई रिलेटिव होगा, पेरेंट्स होंगे, उनको बोल दीजिए वो ऑथेंटिक न्यूज जब आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप खुद ही चल घूमने लगते हो कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप्स में देखने लगते हो, समय खराब होता है। और क्या होता है, ये एग्जैक्ट न्यूज आपको पता नहीं चलता, रूमर्स पता चलता है। एग्जैक्ट न्यूज समय के साथ 2 या 3 दिन में नोटिफिकेशन आता है, फिर क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं। दूसरी बात, लास्ट क्वेश्चन यहां पे छोड़ा था। मान लीजिए रबर बॉल है, मेटल बॉल है। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं, आपका जवाब सही भी है। आपने बोला कि सर रबर बॉल यहां पे रुकने में ज्यादा टाइम लगाएगा और मेटल बॉल जल्दी रुक जाएगा। तो मेटल बॉल का टाइम ऑफ कोलिजन कम होगा, इसलिए फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बिल्कुल सही है आपका जवाब, कोई बुराई नहीं है बेटा इसमें, बिल्कुल सही है। 1 मिनट और रुको और सोचो कि अगर मैं टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सेम मान लूं, तो एक प्रॉपर्टी और है, मैं सेम मान रहा हूं तो ये कंडीशन मैंने दिया है तब, है ना। आपका जवाब गलत नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सेम दिया हो तो अपने किस तरीके से सोचेंगे। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि यहां पे कोलाइड होके फाइनली मेटल रुक जाएगा। मेटल रिबाउंड होता है क्या? नहीं, लेकिन रबर बॉल यहां पे कोलाइड होगा और उतनी ही मोमेंटम से रिबाउंड हो जाएगा। थोड़ा कम होगा 5-10%, क्योंकि रबर बॉल का तो प्रॉपर्टी है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है, वो जाके चिपकेगा और फिर रिबाउंड हो जाएगा। रबर मारोगे दीवार में, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से मारोगे उतनी ज्यादा रफ्तार में वापस आएगा। अब यहां पे मेटल बॉल पे अगर आप फोर्स लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू मेटल बॉल, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। आगे की डायरेक्शन को आप प्लस मान लें और ये रुक गया, तो आपको फाइनल मोमेंटम 0, इनिशियल p डिवाइडेड बाई टाइम t, तो यह आ जाएगा -p बाई t। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आप इसको इग्नोर करिए, आप फोर्स की मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। वहीं आप रबर बॉल में देखेंगे तो फोर्स ड्यू टू रबर बॉल
ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फॉर रबर बॉल। जितना रबर पे फोर्स लगा होगा उतना ही मेटल पे लगा होगा। तो रबर का चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? तो फाइनल मोमेंटम ये पीछे की तरफ है तो माइनस पी, क्योंकि उतनी मोमेंटम से ऑलमोस्ट वापस जाता है रबर। माइनस पी और ये पी, तो लिख फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टी, तो इस जाएगा -2p/t। लेकिन मेटल रिबाउंड नहीं हो सकता, रबर रिबाउंड हो सकता है। तो रबर की वजह से चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ है उसी टाइम इंटरवल में। चेंज इन मोमेंटम रबर से ज्यादा हुआ उसी टाइम इंटरवल में। बेटा रिबाउंड होने की प्रॉपर्टी, इलास्टिक बिहेवियर सिर्फ रबर में है। तो अगर ये सब मानो कि रबर का टाइम ऑफ कोलिजन, हालांकि रबर का टाइम ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा ये मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा कंडीशन गिवन दे दूं, रबर का और मेटल का टाइम ऑफ कोलिजन सेम, तो मेटल के केस में चेंज इन मोमेंटम कम हुआ है उसी टाइम इंटरवल में, रबर में डबल हुआ है, तो फोर्स किससे ज्यादा लगेगा? फोर्स रबर से ज्यादा लगेगा मेटल के कंपेयर में। सर लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बेटा यहां पे मोमेंटम सेम दिया है मैंने। रबर बॉल बहुत हल्की होती है तो बहुत वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, मेटल बॉल भारी होगा तो उसका वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम सेम दिया है तो बेसी बात है, मेटल बॉल का मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, धीरे फेंकूंगा, और रबर बॉल को तेज फेंकूंगा और रबर रिबाउंड भी हो जाएगा। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए रबर बॉल ज्यादा फोर्स लगाए। दूसरा बिल्कुल सही जवाब था आपका कि मेटल पे अगर मैं स्टोन पे अगर मैं पैर मारूं तो वहां पे क्या होगा? F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा टी। टाइम बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ गया, टाइम कम हो जाएगा, तुरंत पैर रुक जाएगा। किसमें? स्टोन में। स्टोन के केस में टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा। और कॉटन में पैर मारोगे तो कॉटन कंप्रेस होगा, धीरे धीरे दबेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगा, है ना, कुछ ना गिवन हो तो आप यही मानोगे कि कॉटन में पैर कंप्रेस होता जाएगा धीरे धीरे। और कॉटन में अगर टाइम कंप्रेस हुआ, अंदर गया, टाइम ज्यादा लगा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। अब यहां पे ग्राफ बना के भी देख सकते हो, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ फॉर अ सेम चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम सेम। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो 3 फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा टी। लेकिन ग्राफ में 2 ही फिजिकल क्वांटिटी प्लॉट कर सकते हैं। तो F और टाइम का रिलेशन देखेंगे फॉर अ सेम चेंज इन मोमेंटम, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर इस बात का? अच्छा, अगर मैं ग्राफ सर P वर्सेस T का बना दूं, ऐसा P वर्सेस T का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? मतलब ये ग्राफ मैं किसी कंडीशन के लिए नहीं बनाया, ये ग्राफ तो किसी कंडीशन के लिए बनाया। अगर डेल्टा P को कांस्टेंट बोलूंगा तब ये ग्राफ बनेगा, लेकिन मैंने कोई भी रैंडम P और T का ग्राफ बना दिया। तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? ध्यान समझिएगा, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? सर स्लोप मींस डिफरेंशिएशन। किसका? जो y पे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा आपका dp बाई dt। dp बाई dt रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स था, तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताओ बेटा, बताओ अच्छे से बताओ। फोर्स को। मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, तो कह सकते हो फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसका एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। मोमेंटम इंटू टी कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा? और अगर आप फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हो तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y पे रखे वाला फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, df बाई dt। df बाई dt किसी भी चीज को फिजिकली नहीं बताता। आपने फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पढ़ना है। कई लोग बोलते हैं सर जर्क होता है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना वो जर्क। ठीक है? तो इसका स्लोप किसी चीज को नहीं बताएगा, लेकिन इसका एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे। एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y वाला फिजिकल क्वांटिटी, मतलब f विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू dt। ये इंटीग्रेशन करता हूं f डॉट dt। और f डॉट dt सोचो क्या बताएगा? तो फॉर्मूला है यहां पे f इज इक्वल टू dp बाई dt। इस dt को उठा के यहां रख दो तो f डॉट dt इज इक्वल टू dp, है ना। और यहीं पे मैं आपको ये चीज बता देता हूं, आगे मैं यूज भी करता रहूंगा। dp को अपन कहते हैं इंपल्स।
इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। साफ चेंज इन मोमेंटम को अपन इम्पल्स डिफाइन कर सकते हैं, और ये इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, दैट्स इट। कभी कभी इम्पल्स पूछ दे तो तुम्हें चेंज इन मोमेंटम से आप इम्पल्स निकाल सकते हो। तो बताओ, इधर इंटीग्रेशन कर दोगे तो इधर भी कर दोगे, तो एफ डॉट डी टी का इंटीग्रेशन क्या बताएगा? चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो इस ग्राफ का फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? कुछ भी नहीं, लेकिन इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है? चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को और अच्छे से क्या लिख सकते हो आप? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कुछ ना गिवन है तो मास को कांस्टेंट मानोगे तो m बाहर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो कई बार फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बना देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इतना है तो फाइनल क्या होगा, तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। एंड एरिया इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास आपको बता देगा। तो आप यहां से ऐसे सवाल कर सकते हैं। अब हमारा इस लेक्चर का मेन मुद्दा था डायनामिक्स के क्वेश्चन करना, क्योंकि मोमेंटम के लिए आगे अपन ने लेक्चर और रखे हैं जिसमें मोमेंटम पे बेस्ड और सवाल एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। इस तरह से हमने सिलेबस डिजाइन किया है। अब देखिएगा, चेक कर सकते हैं, 3 लेक्चर स्पेशली डेडिकेटेड टू मोमेंटम है, वर्क एनर्जी, पावर और रोटेशन के बीच में। तो अपने को लॉज ऑफ मोशन में मेन डायनामिक्स के सवाल करने हैं। फोर्स लग रहा होगा किसी सिस्टम पे तो कितना एक्सेलरेशन आएगा। चलिए आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ऐसे सिस्टम के आपको सवाल करने, लेकिन उससे पहले एक सिंगल सिस्टम के एक सवाल आपको कराना मैं चाहता हूं। सिंपल सवाल, मान लीजिए एक 6 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे आगे की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन और पीछे की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया आपका 12 न्यूटन। तो इस 6 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर मैं यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 ले लेता हूं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या ले लेता हूं बेटा? 0। तो देखो, एक फोर्स आगे लग रहा 30 न्यूटन का, एक फोर्स 12 न्यूटन का पीछे लग रहा। तो यहां पे एक्सेलरेशन निकालोगे तो इस 6 kg का पहले एफबीडी बनाओ। तो 6 kg को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, नीचे आएगा इसका mg, ऊपर आएगा नॉर्मल, आगे आएगा ये फोर्स 30 न्यूटन और पीछे आएगा 12 न्यूटन। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस में बॉडी का आप डायनेमिक्स देखेंगे तो वाई एक्सिस वाले फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों सर? वाई में mg और नॉर्मल लग तो रहा है। एक बात बताओ, ये ब्लॉक हवा में उड़ सकता है क्या अपने आप? तो कॉमन सेंस लगा थोड़ा सा। फिजिक्स इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। क्या हवा में ऊपर जाएगा? नहीं सर, हवा में कैसे जाएगा? ये ब्लॉक रखा हुआ है, आगे पीछे फोर्स लगाओगे तो आगे पीछे चलेगा। तो जब आगे पीछे चलेगा तो वाई को नहीं देखना, क्योंकि एक्स वाला कहता है मैं खुद अपनी देख लूंगा, तू मत आना मेरे बीच में। तो जब तुम एक्स में डायनामिक्स देख रहे हो ना, स्पेशली जब एक्स में डायनामिक्स देख रहे हो तो वाई वाले फोर्स को मत बनाओ। तुम यहाँ पे बीडी में बनाते भी नहीं तो भी नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं था। आगे फोर्स 30 और पीछे फोर्स 20। तो एक्स एक्सिस में जीता कौन? जीता कौन जीत रहा है सर? 30 वाला। तो आगे की तरफ पॉजिटिव मान लूंगा। अब देखना यहाँ पे रेफरेंस, जो जीतेगा ना उसी तरफ पॉजिटिव अपने आप मान लो। तो आगे की तरफ फोर्स जीत रहा है, मतलब आगे एक्सेलरेशन होगा। तो आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स, ये होगा अनबैलेंस फोर्स, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो ना, ये अनबैलेंस फोर्स बराबर मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन है। तो 30 माइनस 12 18 इज इक्वल टू मास इज 6 इंटू ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात फील आ गया तुम्हें? सिंपल सा एक सवाल दिया मैंने ऐसे ही फील करने के लिए डायनामिक्स को। अब ये कनेक्टेड बॉडी मोशन है। क्या है? कनेक्टेड बॉडी मोशन। मेन सवाल एनएनएम का यही से आता है, कनेक्टेड बॉडी मोशन। बट ये डायरेक्टली दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया और आपको दिख रहा होगा यहां से मैंने एफ फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? देखो, एफ फोर्स यहां से लगाया M1 पे, M1 पे फोर्स लगाया। जैसे ही मैं M1 पे आगे फोर्स लगाऊंगा तो M1 पे धक्का लगा, M1 आगे जाने की कोशिश करेगा तो M2 भी रखा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन 0 है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पे ऐसे फील करो, अपन ने यहां पे ब्लॉक लाया हुआ है तुमको ये बात फील कराने के लिए। देखो, मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक रखिए। अब मैं इस वाले पे फोर्स लगाऊं तो इस वाले फोर्स ऐसे लगा लो तो ये चला ही जाएगा, ये तो इधर रुक जाएगा। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ये तो M1 इधर स्लाइड करके चला जाएगा, इससे कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा। फेविकॉल से नहीं चिपकाया भाई, दोनों को फेविकॉल से नहीं चिपकाया, बस रखा है ऐसे ही। अब मैं इसको अगर इधर खींच लूं तो ये यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको।
अगर मैं इसको आगे की तरफ धक्का देता हूं, सॉरी देखना यहां पे फील करना, अगर मैं इसको आगे की तरफ ले रहा हूं, दोनों चिपक गए और इसके वजह से आगे जा रहा है, मतलब पीछे वाले ब्लॉक ने, बड़े वाले कार्टून ने इस येलो कलर वाले पे आगे फोर्स लगाया और ये येलो कलर ने इस पे पीछे फोर्स लगाया। क्यों? क्योंकि जब आगे जाना चाह रहा था तो इसको आगे धक्का मारा, तो ये भी इसको पीछे धक्का मार देगा। तो वो कौन सा फोर्स है जो लगा रहा? कांटेक्ट पे है ना, तो कांटेक्ट पे लगता है नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है। कांटेक्ट कैसा है देखो, वर्टिकल, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा लगेगा? हॉरिजॉन्टल। और बहुत आसान कंसेप्ट बताया, आगे वाले पे आगे और पीछे वाले पे पीछे। वाह यार सर, जबरदस्त। तो इंडिविजुअल M1 का FBD बनाता हूं। FBD ऑफ M1 बहुत फील करना आसानी से। M1 पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए जाओ कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट है वर्टिकल तो इसके परपेंडिकुलर दो लाइन खींचो, पीछे वाले पे पीछे, आगे वाले पे आगे। बहुत सिंपल। तो यहां पे जब तुम M1 का FBD बनाओगे सिस्टम से बाहर निकाल के, तो आप ये कहोगे कि M1 पे ये फोर्स आगे लगा है। चलिए तो इधर से लग रहा था, अबे भाई कहीं से भी लग रहा था, आगे की तरफ लग रहा है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं ऐसे। और नॉर्मल पीछे, ये नॉर्मल पीछे, ये नॉर्मल पीछे और इस पे नॉर्मल आगे, ये फोर्स लग रहा है। अब ये मान लो आगे ऐसे एक्सेलरेट होगा, मान लिया, चलो एज्यूम कर लिया, बाद में फील भी करा दूंगा कैसे। तो जीतेगा कौन सा फोर्स? अब सर जिधर भागा उधर वाला ज्यादा होगा, तो उधर ही पॉजिटिव मान लो, तो ये F आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला ये नेट फोर्स बराबर इसका मास M1 इंटू एक्सेलरेशन है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 मतलब M2 का FBD बनाते हैं। FBD ऑफ M2। जब मैं M2 का FBD बनाऊंगा तो M2 को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं, M2 को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूं। M2 पे आगे नॉर्मल, एक ही फोर्स M2 पे। अरे सर रुक जाओ, ये mg और ये जो ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा सर वो नहीं देखा आपने। अबे क्यों देखूं, x में चल रहा नहीं, अभी फील आया। जब x की मोशन देख रहा है ना, y की मोशन देख लेना तुम, तो y की मोशन देख ले, बता इस पे M1g नीचे, ऊपर नॉर्मल बराबर होगा क्योंकि y में नहीं चल रहा, y में ये इक्विलिब्रियम में, M2 का ग्रेविटेशनल नीचे M2g और ये कॉन्टैक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राउंड इस पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा। लेकिन इसको मैं बना ही नहीं रहा क्योंकि मैं डायनेमिक्स x में देख रहा हूं, मुझे पता ही x में जाएगा। तो आपको कैसे पता? ब्लॉक रख दिया, x में फोर्स लगा तो कहां जाएगा? हवा में उड़ जाएगा। हवा में तब उड़ेगा ना जब ऊपर खींचूंगा, तो वो तो खींच ही नहीं रहा। ठीक है, तो M2 पे एक ही फोर्स लग रहा है N, तो आगे वाला फोर्स N बराबर मास M2 इंटू एक्सीलरेशन A। सर इसका भी एक्सीलरेशन A कैसे मान लिया? भाई अभी दिखा, दोनों चिपक के साथ ही तो जा रहे थे, दोनों चिपक के एक ही साथ जा रहे थे, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। मतलब आप कह सकते हो, अभी नहीं बोलूंगा, रुक जा, अभी बताऊंगा। ये दो इक्वेशन आ गए, अब इसको जोड़ देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 को यहां लिख दो, तो N बराबर M2A, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जोड़ दो। जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो N से N कट गया, इधर बचा F और यहां पे A कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचा M1 प्लस M2। तो जब आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो वो एक्सेलरेशन हो गया F बटा M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। Can I say कि this acceleration does not depends upon normal reaction? Acceleration does not depends upon normal reaction. Acceleration की जो वैल्यू है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो कैसे? आपने जब इक्वेशन लिखा तो नॉर्मल आ तो रहा था। एक इंडिविजुअल बॉडी सिर्फ M1 का FBD बनाऊंगा तो नॉर्मल उस पर लग रहा होगा। एक इंडिविजुअल बॉडी सिर्फ M2 का FBD बनाऊंगा तो नॉर्मल उस पर लग रहा होगा। अब मैं मान लो M1 M2 को कंबाइंड मान लेता हूं और दोनों सिस्टम को चिपका के, क्योंकि दोनों साथ चल रहे थे, तो मैं कह सकता हूं अगर दोनों साथ चल रहे थे दोनों को एक बॉडी मान लिया, एक ही सिस्टम मान लिया दोनों को, M1 M2 को कंबाइंड करके। तो M2 पे नॉर्मल आ गया, M1 पे पीछे, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन M1 प्लस M2 को एक बॉडी मान लूं तो नेट नॉर्मल रिएक्शन 0। क्यों? क्योंकि एक पे आगे एक पे पीछे, तो ये इंटरनल फोर्स की तरह हो गया, तो नॉर्मल 0। मतलब ऐसा समझो कि जो नॉर्मल था बस उनको चिपकाने का काम कर रहा था, नॉर्मल की वजह से दोनों चिपक गए थे। कंबाइंड सिस्टम का FBD बनाया, देखा कि नॉर्मल कैंसिल हो गया। तो हमेशा जब भी 2 या 3 बॉडी स्ट्रिंग से या ऐसे कांटेक्ट में रखे हो और साथ चल रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल वहां पे उनको जोड़ने का काम कर रहा है। कैसे? इस पे जितना नॉर्मल आगे उस पे इतना पीछे।
तो नेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं और सिस्टम, तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल उसको चिपकाने का काम कर रहा है। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स F बटा नेट मास। तो नेट पुलिंग फोर्स इज F और नेट मास इज m1 प्लस m2। ये किसका एक्सेलरेशन? तो हमें पता है सर दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो a1 a2 दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, दैट इज इक्वल टू a एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज f बटा m1 प्लस m2। अब वही यहां पे सिस्टम देखो, यहां पे देखो, एक बॉडी m1 और दूसरी बॉडी m2। अब तुम इसको दोनों को कंपेयर करो, तुम्हें लगेगा कि m1 m2 वही बात है, यहां पे फोर्स लगाया है। अब यहां पे टेंशन लग रहा होगा कांटेक्ट पे अबे T, m2 पे कांटेक्ट से अबे और m1 पे कांटेक्ट से आगे। तो जो काम यहां पे नॉर्मल का था वही काम यहां पे टेंशन का है। तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स ऑफ दिस सिस्टम। दोनों को एक मान लो, एक ही बॉडी अगर दोनों है तो टेंशन इनको कंबाइन करने का, चिपकाने का काम कर रहा था। नेट पुलिंग फोर्स ऑफ दिस सिस्टम इज F बटा नेट मास इज m1 प्लस m2। दिस इज आंसर, दिस इज कॉल्ड MR स्टार। ये रहा। नहीं, ये तो तुम्हें कहीं भी पढ़ाया जा सकता है यार, इस तरीके को MR स्टार नाम देके MR स्टार की बेइज्जती नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, ये तो मिल जाएगा, खास बात नहीं, ऐसे पढ़ा देते कहीं भी। नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास। अब सर यहां पे नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है और ये मान लो यहां पे टेंशन की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालो? तो पूरे सिस्टम की एफबीडी बनाऊंगा तो टेंशन इंटरनल फोर्स है, कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही का एफबीडी बनाओ। यहां पे अगर तुम नॉर्मल निकालना चाहते हो तो m2 का एफबीडी बनाओ। क्यों सर m1 पे नॉर्मल नहीं लग रहा? m1 पे नॉर्मल लग रहा, लेकिन m1 पे दो फोर्स लग रहे हैं और m2 पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा, तो यहां से देखना आसान है। वहीं पे यहां पे अगर देखा जाए तो एफबीडी ऑफ m1 ले लो, एफबीडी ऑफ m1, सिर्फ m1 की एफबीडी बनाओ तो m1 पे आगे फोर्स लग रहा T और नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स बराबर मास बताओ m1 इंटू एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये निकाली, तो T बराबर आ जाएगा m1 F बटा m1 प्लस m2। ये है दोनों के बीच का टेंशन। सर इस पे लगा है ना, इस पे, अरे टेंशन सेम ही लगता है भाई, यहाँ पे नॉर्मल दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। तो यहां तक मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से दो सवाल कराए हैं डायनेमिक्स के, जो आसान वाले हैं। नीट में ऐसे सवाल अल्टरनेट ईयर हर साल पूछे गए हैं, मैं 10 करा दूंगा अभी, ऐसे ही सेम, दो बॉडी को जोड़ के, दो बॉडी को जोड़ के, ठीक है बेटा। अब सर वो तो ठीक है, इसमें कुछ MR स्टार जैसा चीज नहीं है क्या सर? इसमें नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास ही होगा क्या सर? एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे सर? नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास, हाँ कर लो ना, सही तो है। नहीं सर कुछ बताओ, तो आओ, इसमें तो ऐसा समझाऊंगा कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सही ऑप्शन पे हाथ रख दोगे तुम, सीधा सही ऑप्शन पे हाथ रख दोगे। आओ आओ, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकॉन्वीनियंस। ये रहा मेरा सवाल। अब देखो, नहीं पहले दो ही पे समझाता हूं, या नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, कहोगे कि मास्टर ज्यादा मुश्किल हो गया। दो ही पे समझाएगा मास्टर। m1 m2, इधर से मान लो लगाया मैंने फोर्स, सर अभी तो किया, हाँ किया ना, लेकिन वो मजदूरी था, ये पूरा मजदूरी था। ये मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई है, आपको ऐसे करना है बिल्कुल, लेकिन ये पूरा का पूरा मजदूरी है। अब आपको जो करना है वो यहां देखो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, फील द फिजिक्स। अब आओ सुनो, इन दोनों को एक मान लेता हूं, तो नेट पुलिंग फोर्स F हो जाएगा और नेट मास सिस्टम का m1 प्लस m2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। ओ भाई सही, नॉर्मल निकालो, m2 का एफबीडी बनाओ, m2 का सॉरी एफबीडी ऑफ m2, यू आर इंग्लिश मीडियम ओके, एफबीडी ऑफ m2। तो m2 पे फोर्स कहां लग रहा? आगे लग रहा सर n, तो n बराबर x एक्सिस का फोर्स अकेला ही m2 पे n है, बस आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पीछे, तो n बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे रख दो, चलो, तो n बराबर आ जाएगा m2, एक ही वैल्यू बोलो,
F बटा M1 प्लस M2, F बटा M1 प्लस M2। सर ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया मेरा, F2M बटा M1 प्लस M2। सर ये तो पहले भी वही किया था। हाँ अब आएगा MR स्टार। इस तरह के सवाल में जो मैंने गलती देखी बच्चे जहां करते हैं, ऑप्शन पहचाने में जो गलती करते हो, पहला गलती करते हैं कि ऑप्शन वो देखते हैं, पूछा जाता है उनसे एक्सीलरेशन और कई बार फोर्स का ऑप्शन दिया होता है, तो फोर्स चेक द डायमेंशन, दिस इज MR स्टार। फोर्स चेक द डायमेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स चेक द डायमेंशन मैं दिखा दूंगा। नीट के पूछे हुए सवाल में बेवकूफ बनाते हैं, पूछते हैं वेलोसिटी और तीन ऑप्शन में होता है एक्सीलरेशन, एक ऑप्शन में होता है वेलोसिटी, वही आंसर हो जाएगा। ऐसा कहता हूं, पूछते हैं वेलोसिटी और एक ही ऑप्शन में वेलोसिटी दिया होता है डायमेंशन का, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट चेक डायमेंशन, आदत डालो, मैं तुम्हें आदत डलवाऊंगा यहां से। देखो अब सर फिजिक्स शुरू हुआ है बेटा, अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ा आपने, और मुझे थोड़ा समय दो, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, चिंता मत करो। अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ा, फिजिक्स तो अभी बाकी है। ऐसे सर तुमने क्या पढ़ा है? यूनिट डायमेंशन 1D एकदम बेसिक है। 1D अगर तुम आज तक कहीं से पढ़ा होगा तो इतने लॉजिक से कभी नहीं पढ़ा होगा। 1D में सीधा फिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोशन सवाल करा देते बस। ठीक है ना। तो देखो 1D और 2D तो पढ़ा आपने। सुनो फिजिक्स, अब लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, SHM, यहां से फिजिक्स शुरू होता है, इलेक्ट्रोस्टैट ना, ये सब फिजिक्स है। सुनो मेरी बात सुनो, पहले डायमेंशन चेक करो। तो मास में मास ऐड करूंगा तो मास बनेगा, यही बात है सर। मास प्लस मास, 4 kg प्लस 2 kg 6 kg मास होगा। ये भी kg, ऊपर भी kg से kg कट जाएगा, इधर फोर्स का डायमेंशन बचेगा। और पूछा भी नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, मतलब ये डायमेंशनली सही है। तो सही तो देगा, अरे 4 ऑप्शन में गलत देखा ना। पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और 2 ऑप्शन में एक्सीलरेशन का डायमेंशन होगा, मैं करा के दिखाऊंगा। तो पहला MR स्टार कहता है कि चेक द डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहां पे एक्सीलरेशन का भी डायमेंशन चेक करो। देखो फोर्स, मास प्लस मास, मास और दीजिए आ गया। अब सुनो दूसरा कि ठीक है सर डायमेंशन चेक कर लिया, 4 ऑप्शन में डायमेंशन सही है, तो अभी रुक जा, अब बताता हूं मैं। M1 है, ये M2 है, दोनों के बीच में नॉर्मल निकालना है। ऐसा फील करो कि M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा। अरे कौन ज्यादा रामलाल, M1 ज्यादा कि M2 ज्यादा? कौन है ज्यादा, M1 या M2? सर M1 M2 की वैल्यू नहीं पता हमें, कोई भी ज्यादा हो सकता है सर, M1 M2 कुछ भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा M1 है कितना? अरे सर वैल्यू तो नहीं पता। ओह मतलब आंसर M1 M2 के टर्म्स में आएगा, है ना। अगर M1 M2 की वैल्यू 2 और 4 kg रहता तो 2 और 4 kg पुट कर देते, तो और पुट कर देते तो निकालना बड़ा आसान होता है, एक ही लाइन में एक्सीलरेशन आ जाता, अगले लाइन में नॉर्मल आ जाता। लेकिन M1 M2 के वैल्यू ना दी होती तो उसको वेरिएबल मान के सॉल्व करते हैं, यही कहानी है। हाँ सर M2 की वैल्यू कितनी है? अरे यार सर यही तो बता रहा हूं, M1 M2 की वैल्यू नहीं है। अच्छा सॉरी, मतलब तुम्हारे और अपनी तरफ से मैं अकेला ही बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम सामने हो नहीं, तुम होते तो मजा आता, तुम सामने हो नहीं। तो M2 कितना है? अरे सर नहीं पता, M2 है तो अच्छा आंसर में भी M2 दिखेगा, ऐसा कह रहा हूं। हाँ सर, लेकिन कितनी हो सकती थी? अरे यार सर कुछ भी हो सकती है, M1 M2 तो 2 4 6 जीरो भी हो सकती है। सर जीरो कैसे हो जाएगी? तो मास ही नहीं बचेगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो जीरो नंबर नहीं है क्या? सर अगर ऐसे तो गर्भ, अरे रामलाल यही तो MR स्टार है। बोलो बाबू क्या चाहिए, MR स्टार चाहिए कि मजदूरी चाहिए? बताओ क्या चाहिए? मजदूरी, ये रहा। आहा ओहो टिक 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 टिक, पूरा कहानी लिखा हुआ है। MR स्टार चाहिए, ओके देन हैव दिस। फील करो कि M2 जीरो है, ऐसा है नहीं, मैं मान रहा हूं। MR स्टार कहता है कि मानो कि अगर M2 जीरो है, मतलब एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो। ऐसा भी समझ सकते हो कि ये 500 kg का है और ये 2 ग्राम का है, तो इसका होना ना होना में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जीरो भी ना मत मान, ये मान M1 की वैल्यू नहीं दी हुई तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। ये 500 किलो का है और ये 2 ग्राम का है। अगर इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इन दोनों में नॉर्मल बोलो। सर ऐसे तो सर क्या बताओगे? अगर ये M2 में जीरो ही मान लोगे तो नहीं है, तो नहीं है, तो अकेला है, तो इन दोनों में नॉर्मल बोलो। तो जो है ही नहीं उसका नॉर्मल कहां से आएगा? अरे ये था लेकिन मैंने इसको जीरो मान लिया, ये ले, ये था तो आंसर में था, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो MR स्टार कहता है कि अगर मैं इसको जीरो मानूंगा तो क्या होगा? फील करना यार, मानने में क्या
मानने में क्या चाहता है? मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये नहीं था तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। जब है ही नहीं आगे तो नॉर्मल किस पे लगेगा? मतलब अगर मैं M2 को 0 मानूं तो नॉर्मल 0 होना चाहिए। सिंपल, चुपचाप जा, 4 ऑप्शन में से M2 को 0 रख दे। जिस ऑप्शन में नॉर्मल 0 आएगा वही आंसर आएगा। और भरोसा कर, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में 0 नहीं आएगा, वो ऑप्शन आंसर सही नहीं होगा। यहां पे सही निकाला है तो M2 को 0 रखने से नॉर्मल 0 आना चाहिए। चल चेक कर, इफ M2 इज 0 रखेगा, नॉर्मल देख 0 आ गया, आंसर सही है। मतलब ये एकदम बेसिक सवाल है, अभी तो शुरू किया है मैंने, आगे देखो क्या होता है। समझ आया? देखो आगे, देखो ये सवाल है। मान लो तुमसे पूछा M2 और M3 के बीच नॉर्मल बताओ। ये सिस्टम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। तो पहले तीनों को एक सिस्टम मान लो, क्योंकि तीनों साथ चले गए तो हमारा कॉमन सेंस कहता है। तो एक्सीलरेशन बराबर होगा फोर्स बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये होगा। ठीक है सर, अब तुम्हें इनके बीच नॉर्मल निकालने, तो M3 का FBD बना लो, M3 का FBD। तो इसका FBD बनाओगे तो M3 पे आगे फोर्स लग रहा है एक ही F, ए नॉर्मल। तो आगे वाला फोर्स नॉर्मल बराबर M3 इंटू एक्सेलरेशन। M3 की वैल्यू पुट कर दो, तो M3 F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया नॉर्मल। सर अगर इन दोनों के बीच पूछता तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होता, अपन कर लेते। इन दोनों के बीच पूछता अगर, तो पहले लाइन ड्रॉ करो, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पीछे, ये समझ जाना एरो से ही। तो तुम्हें क्या चाहिए? N1 N2 मान लो इसको, सॉरी N1 N1 मान लो, N1 मान लो, इसको N मान लिया, इसको N1 मान लो। तो M1 का FBD बनाओ, M1 का FBD। तो M1 पे फोर्स आगे और इस M1 पे नॉर्मल N1 पीछे, M1 पे नॉर्मल पीछे M2 की वजह से। तो M1 M2 में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछता है, या तुमसे ये बोलेगा फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय M1 ऑन M2। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय M2 ऑन M1, और ये फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 है ना। चलो, तो बॉस सिस्टम कहां जा रहा है? आगे, तो एक्सेलरेशन आगे है, तो इसको डोमिनेटिंग मानोगे। तो F माइनस N1 बराबर मास M1 इंटू एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, अब सुनो, इस N1 को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो N1 बराबर आ जाएगा F माइनस M1 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। जब LCM M1 प्लस M2 प्लस M3 लोगे तो यहाँ पे एज इट इज 3 टर्म बनेंगे, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो M1 से M1 वाला कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा M2 प्लस M3 F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू नॉर्मल डायरेक्शन N1। ये आया तुम्हारा N1। बहुत मुश्किल सवाल हो गया तुम्हारे नीट के लेवल के लिए, ये आ गया तुम्हारा N1, एकदम सही करा दिया। अब अगर ये एग्जाम में होता तो 4 ऑप्शन होते, क्योंकि मैं तुम्हें बोर्ड के लिए पढ़ा नहीं रहा, नीट के लिए पढ़ा रहा हूं, नीट में 4 ऑप्शन होंगे। अगर तुम 4 ऑप्शन दे दो ना, यहां से पहले एक्सीलरेशन निकाला, फिर इसका FBD निकाला, ये आंसर निकाला, करने की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट MR स्टार लगा के आंसर टिक करा दूंगा। तो सर MR स्टार से इस आंसर को फील करा दो, आओ जबरदस्त फील कराऊंगा तुम्हें। ऐसा फील होगा ना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुरंत तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, और मोक्ष मिल जाए तो कल बता देना कि सर मोक्ष मिल गया। कल के कमेंट बॉक्स में बता देना कि मोक्ष मिल गया सर, अब कुछ नहीं बचा, ये मोक्ष है, अंतिम है बस। आओ देखो इधर, ऐसा समझो M1 M2 M3 यहां पे फोर्स लगाया, इन दोनों के बीच फोर्स पूछा है। किस पे फोर्स लगाया? M1 पे, और M1 और M2 के बीच फोर्स पूछा है। ओ हो, महसूस करो, अगर M1 0 हो तो अरे बोला बबुआ काबा, फिजिक्स में काबा, MR स्टार बा। M1 जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो जाके F डायरेक्ट इस पे लगेगा। तुम तो यही बताना है ना कि ऐसा सिस्टम अगर है तो M2 पे फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं M1 को 0 मानूंगा तो ये फोर्स जाके इसी पे लगेगा डायरेक्ट, ये फोर्स जाके इसी पे लगेगा डायरेक्ट। फील करो इसको, फील करो इसको। अगर M1 0 मानो, क्योंकि इधर से M3 0 मानोगे लेकिन फोर्स तो इन दोनों के बीच पूछा है तो मजा नहीं आएगा। ऐसे मानो कि M1 0 है, या ऐसे मानो कि M1 1 ग्राम का है। सुन सुन सुन, इस बात को फील करना बेटा, एकदम फील आएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा। सुनो मेरी बात, ऐसे मैं तुम्हें दिखा के फील कराऊंगा, ऐसे नहीं। ये देखो,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें महसूस ना हो, एकदम महसूस होगा। ऐसे समझ, ये एक मास है M3 M2 और ये है M1 ये M1 है। तो अब मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अब इस बेचारे की औकात ही है, कितना झेल पाएगा। तो इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो तुम्हें नहीं लग रहा सारा का सारा इस पे फोर्स चला जाएगा। मान लो ये 5 kg का है, ये 10 kg का है और ये 1 ग्राम का है। तो इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, मतलब ये लगभग 0 है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का, तो तुम्हें क्या लगता है 10 न्यूटन अपने अंदर टॉलरेट कर पाएगा कि ज्यादातर फोर्स आगे दे देगा? आगे दे देगा। ये फोर्स क्या कर पाएगा इतना पतला ऑब्जेक्ट। तो ऐसा मानो कि ये इसके जैसा है। अब बताइए इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर देगा, इसकी औकात ही नहीं बची कुछ। मतलब ये है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है तुम्हारा F के बराबर आना चाहिए। अगर M1 को तुम 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे M1 को 0 रखो, M2 प्लस M3 डिनोमिनेटर में है, M2 प्लस M3 ऊपर है, कट जाएगा, N1 बराबर F आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा ये तुमको सोचना ही है, मैंने सॉल्व कराया एकदम ईमानदारी से, माफ करना मुझे अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे हो। इसको तुम इग्नोर करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इग्नोर करो। मैंने बहुत बेसिक तरीके से पूरा समझाया। अब ये पहली बार तुम्हारे पास आ रहा है, तो बेटा पहली बार चीजें जब हम देखते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी मैं 10 सवाल और कराऊंगा तो आपको फील आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज वाला MR स्टार तुमको मोक्ष तक पहुंचा देगा। आज थोड़ा सा पेशेंस रखना। आगे देखो, ये तो मैंने बता दिया। अभी देखो, अभी और मजा आएगा। मान लो ये ऐसा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है, डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में तो इससे 4 सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं, ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। देखो अब समझना, सिंपल सा आइडियल पुल्ली लिया। आइडियल का मतलब है कि इसका मास खुद का है 0 और स्ट्रिंग भी आइडियल, इसका कोई मास नहीं। इधर से M2 ब्लॉक है, इधर से M1 ब्लॉक है। इफ M1 इज ग्रेटर देन M1, इधर से M2 इज ग्रेटर देन M1, ये ज्यादा मास का, ये थोड़ा कम मास का है, बोल दिया सवाल। देन फाइंड एक्सीलरेशन एंड फाइंड टेंशन, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम एंड टेंशन। अगर मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं तो, है ना, पहले इसको क्या किया, कनेक्ट किया, ये थोड़ा भारी था, रिलीज किया तो ये नीचे भागेगा। जो भारी था वो नीचे भागेगा, जो हल्का था वो ऊपर भागेगा। अब कितने एक्सीलरेशन से पाएगा, तो मैं पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा बेटा, समय दे के पढ़ाऊंगा, अच्छे से फील करा के, एकदम बेसिक। सुनो, पहले M2 का FBD बनाते हैं। तो M2 पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे M2G, और ऊपर पे इस पे टेंशन लगेगा T। दिक्कत नहीं। अब एक ही स्ट्रिंग यहां पे भी है, तो यहां पे भी टेंशन T, और यही स्ट्रिंग यहां पे कनेक्टेड है तो यहां पे भी टेंशन T। जहां पे कनेक्टेड होगा तो कांटेक्ट पॉइंट से बैठ के रस्सी की तरफ छाता खोल लो, यहां पे भी कांटेक्ट पॉइंट ऊपर T। दिक्कत कोई नहीं है। अब सुनो, अब सुनो सर, ये जो टेंशन हमने बनाए हैं पूरे रस्सी में सेम क्यों बनाया, क्योंकि आइडियल था। यहां पे एक नीचे M1G। अब हमने कहा है कि M2 का मास ज्यादा था M1 से, तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेटिंग हुआ तो हमें पता है ये नीचे भागेगा। तो ज्यादा वाला फोर्स बताओ कौन है, नीचे वाला। तो तुरंत से आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू FBD ऑफ M2 नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर का टेंशन, ये हो गया इसका अनबैलेंस। सर आपने T माइनस M2G क्यों नहीं किया, कर ले T माइनस M2G, तो ऊपर वाले को प्लस लिया, नीचे वाले को माइनस लिया, बराबर सिस्टम नीचे जा रहा है तो माइनस MA लिखना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ, जिधर एक्सीलरेशन है ना उधर के फोर्स को ज्यादा मार, तो ये आएगा M2G माइनस T बराबर M2A, इक्वेशन नंबर 1। ओके सर, ओके। ऊपर T और नीचे M1G, कौन ज्यादा होगा, T, क्योंकि ऊपर एक्सीलरेट हो रहा था। तुम बोलोगे T माइनस M1G बराबर M1A, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों को मैं करता हूं ऐड, इस दोनों को मैं करता हूं ऐड, तो M2G माइनस T बराबर M2A, इसको ऐड करोगे तो ये माइनस T, ये प्लस T कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा M2G माइनस M1G, तो G कॉमन निकाल लेता हूं, तो M2 माइनस M1G इज इक्वल टू यहां से M1 प्लस M2 हो जाएगा और A कॉमन निकल जाएगा। अच्छा, तो A बराबर आ जाएगा M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2। देखो बेटा ये नीचे चला गया, M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। ये इतना इत्मीनान से पूरा ड्राइव करके ड्रॉपर में भी नहीं पढ़ाते, मैं क्रैश कोर्स में पूरा पढ़ा है बेटा, ये इल्जाम मत लगाना।
है ना, कि सर बेसिक से पढ़ाओ, एकदम बेसिक से लेके आया हूं मैं, डायनामिक्स के बेसिक से एकदम दोनों का एफबीटी बनाया, दोनों को ऐड करके सिखाया। लेकिन ये कहां सिखाया जाता है ऐसे स्कूल में? ये कोचिंग में भी मास्टर नहीं पढ़ाता। अंग्रेजी बेटा कमजोर है मेरा अंग्रेजी भी कमजोर है और हिंदी भी कमजोर है। मुझे मैथ भी नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री भी नहीं आता, मुझे फिजिक्स नहीं, थोड़ा आता है, फिजिक्स थोड़ा आता है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं आता। तुम्हें थोड़ा डाउट होगा, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। कई लोगों को डाउट होता है, स्पेशली जो थोड़े से छोटे गांव के होते हैं। बेटा थोड़ा सा 2 मिनट बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा। कई लोगों को डाउट होता है अपने आप की, मैं छोटे शहर से हूं, बड़े स्कूल वाले पता नहीं क्या पढ़ते होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो स्कूल चलती है, पता नहीं वहां पे मास्टर कैसा होता और किताबें कैसी होती होंगी। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े प्ले स्कूल और एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले पता नहीं कैसे होते होंगे। छोटे गांव के, बिहार यूपी, जो छोटे छोटे गांव के जो बच्चे होते हैं, उनके मन में ऐसा होता है। तो मैं एक बात बता दूं, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। ये जो दिखता है ना बाहर से बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो अंदर से खोखला है, दम नहीं है उनमें। मैं कोटा में 4 साल से पढ़ा रहा हूं। वो बच्चा जो बिहार के छोटे से गांव, यूपी के छोटे से गांव, राजस्थान के छोटे से गांव, एमपी के छोटे से गांव से आता है, वो जो जितना मेहनत करता है ना, बड़े बड़े सीबीएसई वालों के बस की नहीं है, बस की नहीं है। जो यूपी, बिहार और राजस्थान बोर्ड के बच्चे में जितना आग है ना, आग, उसके आसपास के 10 मीटर के रेडियस में भी सीबीएसई वाला आ जाएगा तो जल जाएगा। ये लगन और मेहनत चाहिए होता है इसके लिए, और तुम्हारे अंदर बस वो है, तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं कभी नहीं गया स्कूल, कॉलेज गया, स्कूल नहीं गया। मुझे कुछ नहीं आता, बेसिक मुझे लिखना तक नहीं आता, मैं बता रहा हूं। मुझे बोलना भी नहीं आता ढंग से, मुझे बोलना भी नहीं आता ढंग से, ना अच्छी अंग्रेजी ना अच्छी हिंदी। पढ़ा के थोड़ा सीख गया बोलना, फिजिक्स आता है लेकिन, और इतना आता है। कहोगे सर आप तो कल कह रहे थे फिजिक्स नहीं आता, बहुत हायर भी नहीं आता, नीट वाला फिजिक्स आता है बस। तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये सोच लो कि मैं आज क्या कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कल क्या किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कौन से स्कूल से हूं, कौन से मीडियम से हूं, कौन से गांव से हूं, कौन से स्टेट से हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आप क्या कर रहे हो। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें इतिहास बदलना है और आज सोचा है, तो आज के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कुछ भी कर सकते हो, इतना याद रखना, तुम कुछ भी कर सकते हो। अल्टीमेट एनर्जी है तुम्हारे पास, बस फर्ज इस बात का है कि यहां ये निकाल दो दिमाग से कि बड़े बड़े स्कूल वाले ज्यादा जो पढ़ता हुआ दिखेगा ना, तो ये मत सोचो कि बहुत इंटेलिजेंट होगा। सब कुछ दुनिया से भुला दो, तुम ही हो बस दुनिया में, ये याद रखो। और तुम जैसा पढ़ सकते हो, तुम जितनी रैंक ला सकते हो, तुम जैसा डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा तुम जैसा फिजिक्स समझ सकते हो, ऐसा कोई नहीं समझेगा। और इसके लिए तुम जान लगा दो, एकदम कुत्ते की तरह पढ़ो। जैसा कुत्ता का जीवन देखा है, कितना बेचैन रहता है, परेशान रहता है, एकदम दिन रात मेहनत करता है, एकदम दिन रात मेहनत करो, लग जाओ। तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, बस ये अपने मन में डाल लो। अगर उसको करोगे ना, तो सच में तुम्हें कल पता चलेगा मेरे से बेहतर कोई है ही। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने पे भरोसा और डेडिकेशन लेवल चाहिए। ठीक है, तो चलो आओ, यहां पे ये स्कूल में पढ़ाया जाता है। अब कोचिंग में क्या होता है, आओ बताता हूं। कोचिंग में क्या होता है, तो कोचिंग में सिखाया जाता है कि बेटा ये करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, ऐसे फील करो कि जैसा पीछे किया था नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास, तुम ऐसे समझो कि ये है तो वर्टिकल, लेकिन तुम एक मान लो कि ये सीधा है, इसको सीधा फील करो। बस ऐसे 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 लेके उठा के यहां पर रख लो, इमेजिन करना है। तो तुम देखोगे कि ये M2 पे आगे फोर्स लग रहा है M2G, पीछे लग रहा है टेंशन, देख भाई T, और यहां पे M1G है, इस पे आगे T लग रहा है, पीछे M1G लग रहा है, अरे पीछे इसका M1G। तो ये जो टेंशन है ना, दोनों को मिलाने का काम कर रहा है बस। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने में इसका कोई रोल नहीं है, इस टेंशन का काम है दोनों को मिला के रखने बस। नेट पुलिंग फोर्स हो जाएगा ये M2G माइनस M1G। क्यों? क्योंकि ऐसे चल रहा बॉडी, ऐसे चल रहा है, तो ये मोशन ऐसे हो रहा है। तो M2G तो मोशन करा रहा है, लेकिन M1G मोशन का अपोज कर रहा है। M1G मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास। एक्सीलरेशन F, नेट पुलिंग फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स लिख देता हूं, अनबैलेंस, बैलेंस फोर्स ऑन सिस्टम बटा
नेट मास, नेट पुलिंग अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास। अब सुनना, नेट अनबैलेंस फोर्स क्या होगा बेटा? टेंशन सिस्टम पे, नॉट इंडिविजुअल बॉडी पे। इंडिविजुअल बॉडी पे टेंशन लग रहा है, लेकिन सिस्टम पे ये मोशन के अपोजिट, ये मोशन की तरफ, तो नेट टेंशन कैंसिल हो जाएगा। नेट अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा तुम्हारा M2 माइनस M1G बटा नेट मास हो जाएगा M1 प्लस M2। ये है, ये कोचिंग में पढ़ाया जाता है। यहां तक तो चलो कंसेप्ट ठीक है। एक सवाल को 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। अब है तुम्हारा MR स्टार। MR स्टार कहते हैं कहां लगे पड़े हो यार? ऐसी चीज बताऊंगा कि एकदम मोक्ष दिख जाएगा तुम्हें कि इसके बाद मतलब क्या कहते हैं, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। आओ आओ और सुनो। सबसे पहली बात, M1 बड़ा कि M2 बड़ा? सर दिया है, इस बार दिया है, अब नहीं जाने दूंगा। इस बार दिया है कि M2 बड़ा। ओहो हो, कितना बड़ा रामलाल, कितना बड़ा? सर ये गलत है यार, ये तो चीटिंग कर रहे हो यार, ये तो चीटिंग कर रहे हो। बड़ा है सर M2, इस बार आप नहीं बोल सकते। M2 बड़ा है, दिया हुआ है बेटा, M2 बड़ा है। इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इससे बस ये डिसाइड हुआ है कि ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बस एक्सीलरेशन आपने माना है। कितना बड़ा है चल बताना, बड़ा है तो कितना बड़ा है, कितना मास मान सकता हूं? सर बड़ा है, बस ये नहीं बताया कितना बड़ा है, तो मैं क्यों मानूं? मैं मानूंगा बराबर है। ऐसे मान सकते हैं क्या? अरे ऐसे मान के ही तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। देखो सोचना, अगर M1 M2 बराबर है तो क्या होगा? ये तो बेटा सब्जी बेचने वाला बता देगा कि दोनों तरफ बराबर मास रखोगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं जाएगा, कोई नीचे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अगर दोनों बराबर है तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। इधर 10 केजी का ऑब्जेक्ट लगा दो, बताओ कितने से रिलेशन चलेगा? तो नहीं चलेगा सर। ओहो नहीं चलेगा। मतलब M1 M2 बराबर हो गया तो इस रिलेशन 0 होगा। ओ माय गॉड, ये कोई बड़ी बात बताई क्या? नहीं, लेकिन इसको सोचना नया था तुम्हारे लिए। एक बात बता, क्या तू ये नहीं जानता कि M1 M2 बराबर होगा तो ये रुक जाएगा? सर जानते हैं तो लगा दे। अब M1 M2 जैसे ही बराबर होगा तो बता सिस्टम का सिलेक्शन 0। 4 ऑप्शन में से जिसमें वेरीफाई होगा वही आंसर होगा। और तुम्हें जान गया सर्च होगा कई बार, 4 में से एक ही में वेरीफाई होगा, बाकी 3 में नहीं होगा। 4 में से एक ही में वेरीफाई होगा, बाकी 3 में नहीं होगा। तो कहां लगे पड़े हो? शर्म आ जाएगा अपने आप पे कि कहां था मैं। ये सीखना जरूरी है। ये तब तक तुम नहीं सीख सकते, मेरी बात मानना। जो बच्चा थोड़ा सा प्रिपेयर करके यहाँ पे आया, ये जिसको पता है, ये देख के तो उसको सच में मोक्ष मिल चुका होगा। बाकी लोग अभी संघर्ष कर रहे होंगे, कल कमेंट करके बता देना मोक्ष मिला कि नहीं। पर मोक्ष मिला कि नहीं देख इधर, एक्सीलरेशन 0। आओ आओ, ये निकाला था। जैसे ही दोनों को बराबर रखोगे तो M माइनस M 0 हो गया। ये 0 हो गया मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया, मतलब ये सही है। बेटा ये इत्तिफाक नहीं है कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ गया, इत्तिफाक नहीं है। लेकिन ऑप्शन में होगा नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे माइनस। बराबर रखोगे तो M माइनस M नीचे 0, 1/0 इनफाइनाइट होता तो ऐसे गलत हो गया। ओ माय गॉड, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 4 ऑप्शन लिख के बताओ सर, मजा आ जाएगा। आज 4 ऑप्शन लिख के बता दो सर। आओ 4 ऑप्शन लिख के यही बता दो। पहला ऑप्शन M2 प्लस M1 बटा M2 माइनस M1 जी। सर आप लिख तो रहे हो, कहीं आप ऑप्शन बनाते नहीं, पक्का ऐसा ऑप्शन होगा? अरे जाके किताब में देख ले, जिस किताब में देखना, जहां के टेस्ट सीरीज में देखना, जाके देख ले, यही ऑप्शन मिलेगा दूसरा। अब जैसे मैं बराबर रखूंगा M माइनस M 0, 1/0 इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। दोनों को बराबर रखने पे एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए। क्या तुम्हें ये दिख गया? अभी तक तूने बेसिक पढ़ा था, तूने डेरिवेशन किया था, कोचिंग वाला तरीका भी लगाया था, लेकिन MR स्टार नहीं लगाया था। क्या MR स्टार लगाने से तुम्हें ये दिख गया? MR स्टार लगाने से ये दिख गया कि ऊपर आना चाहिए माइनस और नीचे आना चाहिए प्लस। अगर उल्टा हुआ तो कहानी खराब। और देखो दूसरा ऑप्शन देखना, 2M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू जी। अब बताओ सर, अब रखो दोनों को M1 M2 को बराबर। देखो इसमें एक्सीलरेशन G नहीं आ रहा, मतलब 0 नहीं आ रहा। तीसरा ऑप्शन तुम्हें यही देखेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सर ठीक है, हम मान गए, ये गलत हो गए, ये सही हो गए। लेकिन सर अगर ये लॉजिक 2 ऑप्शन में काम कर गया तो? हो 2 ऑप्शन में काम कर गया तो सर? अब बताओ 2 ऑप्शन में काम कर गया तो सर? देखो जो गलत है वो तो गलत है। देखो M1 M2 को बराबर रखने से एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए था, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ये तो पक्का गलत है। क्योंकि M1 के 0 वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो M1 को 4 मानोगे तो कैसे कर देगा जस्टिफाई? M1 का 0 होना यानी M1 और M2 का बराबर होना भी एक वैल्यू है। अगर वही तुम्हारे ऑप्शन में जस्टिफाई नहीं कर रहा तो M1 M2 अलग होगा तो जस्टिफाई करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं बची। गलत हो गया वो, फील करो इसको। मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया।
अभी रुको सर, ठीक है, इतना समझ आया मुझे। ये सिस्टम देखो, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये दोनों पे मैंने दोनों तरफ आप देख पा रहे होगे एक ही छोटा सा पेंसिल बैटरी ऐड किया है। बताओ सिस्टम चल रहा है क्या नहीं। ये एक्चुअल में ऐसा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है थोड़ा, तो नहीं चल पाएगा। इसमें फ्रिक्शन कम है थोड़ा, है ना, ज्यादा फ्रिक्शन पे नहीं चल पाएगा, कम फ्रिक्शन है, तो देखो नहीं चल रहा, देखो रुक गया। तो दोनों बराबर होंगे तो रुक जाएगा। अच्छा सर, एक ज्यादा हुआ तो आओ, एक अगर ज्यादा हुआ थोड़ा सा बेटा समय लगेगा, क्लास में तो मजा ही आ जाता है ऐसे। देखो एक तरफ दो बैटरी जोड़ दिया, जावे एक तरफ दो बैटरी जोड़ दिया, एक तरफ एक ही बैटरी जोड़ दिया, अब छोड़ रहा हूं अभी भी नहीं चला। ये नहीं चलने का कारण है कि बेटा आइडियल है। क्या है ये? आइडियल है। इस तरफ अपन ने जो लिया है इस पे भी नहीं चल रहा। अरे यार, मतलब आज बेइज्जती कराओगे क्या? अब इस पे थोड़ा चलेगा। देखो उसमें दोनों में इसलिए नहीं चला था कि उसमें फ्रिक्शन था बेटा ज्यादा, है ना, फ्रिक्शन था इसलिए नहीं चला था। अब देखो, अब इसको छोड़ देता हूं, देखो चल रहा है। अरे नहीं दिखा? देख भाई, देखना, या तो छोड़ रहा हूं, देखो आज तो मैं चला के मानूंगा। तुम्हें लग रहा होगा मास्टर गलत पढ़ा दिया। देखो सर, दो लगा दिए तो भी नहीं चल रहे, तो मैं काम करता हूं, अब देखो इधर एक ये बांध दिया, इधर कितने हो गए? 3, इधर हो गया अकेला बेचारा एक। अब बताओ इस पर चलेगा कि नहीं? फिर चलेगा, देखो चल गया ना। नहीं क्यों नहीं चल रहा था पहले बताओ? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा था बेटा, इसलिए नहीं चल रहा था। अब देखो ये ज्यादा ब्लॉक रख दिया, इधर कम रख दिया। अब देख, और देखो अब जिधर भारी मास है उधर चल रहा है। अब इसका एग्जैक्ट मास दिया होता तो ये एमआर स्टार नहीं लगता। मैं बता दूं एक बार, एग्जैक्ट मास दिया होता तो एमआर स्टार नहीं लगता। तो 50% टाइम्स एग्जैक्ट मास दिया होता है, तो आपको इस तरह से जाना होगा, कोचिंग वाले तरीके से, नेट पुलिंग फोर्स, नेट एडवांस फोर्स बटा नेट मास। लेकिन इसको फील करो, इधर मास ज्यादा था, इधर कम था, तो देखो ये ज्यादा मास की तरफ चल गया। देखो चल गया, मैं कुछ नहीं कर रहा, छोड़ रहा हूं, देखो चल गया। लेकिन दोनों तरफ इक्वल मास रखा था तो नहीं चला था। ये आपको फील आ गया बहुत अच्छे से? ठीक है बेटा। अब एक चीज और समझाना था मुझे, वो समझा देता हूं एक बार। एक चीज और समझाना था मुझे कि सर ये दो ऑप्शन में अगर वैलिड हो गया तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन में वैलिड हो गया तो एक चीज फील करो, अगर दो ऑप्शन में वैलिड हो गया, ऐसे बताओ, इधर एक बैटरी लगा था, इधर भी एक बैटरी लगा था, अगर ये दोनों इक्वल मास के थे तो ये चल नहीं रहे थे, मैंने आपको फील करा दिया था। अब अगर दो ऑप्शन में वैलिड हो जाए तो कैसे प्रूफ करोगे एमआर स्टार क्या कहता है? तुम्हें एमआर स्टार क्या कहता हूं दिखा देता हूं। M1 और M2 दोनों अलग अलग मास है। अगर मैं M1 को 0 मान लूं, इधर जो लगा है ना, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता, तो M1 को 0 मान लो, तो क्या होना चाहिए सिस्टम में? देख ले, खुद देख लो। इधर दोनों बराबर है तो रेस्ट में रहेंगे। अगर मैं इसको 0 मान लूं, मतलब इस सिस्टम से हटा दिया, 0 मान लूं, तो फ्री फॉल कर जाएगा, फ्री फॉल कर जाएगा। ये अभी इसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि टेंशन लग रहा है, सिर्फ mg लगता है तो फ्री फॉल करता है। तो अगर मैं एक 0 मान लेता हूं तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। फिजिक्स को फील कराने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं। यहां पे अगर मैं M1 को 0 मान लूं, दूसरा एमआर स्टार क्या कहता है देखना। दूसरा एमआर स्टार कहता है कि इफ M1 इज 0, अगर एक ब्लॉक को तुमने 0 मान लिया बेटा, ये सारी चीजें यहां नहीं लगेगा, मैं तुम्हें यहां फील करा रहा हूं। पूरे फिजिक्स में ऐसी चीजें लगा दूंगा, बड़े बड़े सवाल, एक एक पेज के सवाल एक ही लाइन में कर दूंगा, फील करना। अगर M1 को 0 रखूं तो एक्सीलरेशन कितना आएगा बोलो? सर एक को 0 रखोगे तो यहाँ पे mg नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा तो सिर्फ m2g लगेगा, मतलब एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए। तो हो गया ना बेटा। M1 को 0 रख के जिसमें एक्सीलरेशन g आएगा, दोनों ऑप्शन जिसमें जस्टिफाई करेगा वो सही हो जाएगा। तो देखो M1 को 0 रखो, आओ यहाँ पे M1 को 0 रखोगे, M1 से M1 कैंसिल हो गया, ये 0 खत्म, ऊपर में M2 से M2 कट जाएगा, a बराबर g आ जाएगा। इत्तेफाक नहीं बेटा, ये तुमने बेसिक फिजिक्स सोचा है बेटा। तुम कहते हो इसको बेसिक, मैं कहता हूं ये एकदम बेसिक और फंडामेंटल है, एकदम फील करने वाली बात है कि अगर M1 0 हो जाए तो a बराबर g होना चाहिए था। थोड़ा मुझे समय लगा, इसके लिए माफी चाहता हूं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी थी, तो किसी एक का एफबीडी बना लो, सॉरी किसी एक इक्वेशन को यूज कर लो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 था m2g माइनस टी बराबर m2a। सर क्या बात, क्या भरोसा है कि आपने सही लिखा है? रामलाल, मैंने फील कर लिया तो मैं सही लिखूंगा बताओ, t उधर चला जाएगा, t उधर चला गया तो इधर बचेगा m2g माइनस m2a। a की वैल्यू क्या आया था बोलो? m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 इंटू जी। a की वैल्यू रख दी मैंने। अब इसको सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, M2G, यहाँ पे देखो M2G बाहर निकाल लो, M2G बाहर निकलेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ये M2 माइनस M1 बटा M2 प्लस M1। अब इसको LCM ले लो, एक लाइन खुद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2M2 M1 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। ये आ गया टेंशन। घबराना नहीं, ये टेंशन तुम्हें याद होना चाहिए वैसे तो, लेकिन MR स्टार से अगर तुम्हें याद नहीं भी होता तो डायरेक्ट फील आ जाएगा। अगर तुम गलत कर रहे होगे ना, देखो कई बार क्या होता है कि हमें फॉर्मूला याद रहता है लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला कौन सा सही है। तो MR स्टार है ना, तुरंत लगाओ और चेक कर लो फॉर्मूला सही है कि गलत। तो सबसे पहला MR स्टार मैं कहता हूं डायमेंशन होता है। और यहां से फील करो, यहां देखो, ये देखो बेटा, मास प्लस मास हमेशा मास होता है और ये मास इंटू मास है, तो मास इंटू मास रहने दो, एडिशन नहीं है मल्टीप्लीकेशन है। मास प्लस मास मास होगा, एक मास इस मास से कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा एक मास इंटू जी, mg बराबर होगा फोर्स। देखो ये फोर्स आया है। और इधर देखो मास माइनस मास मास, मास प्लस मास का डायमेंशन मास बनेगा। अरे भाई मास में से मास जोड़ोगे तो मास बनेगा, मास में से मास घटाओगे तो मास बनेगा, मास बटा मास कैंसिल हो गया तो एक्सीलरेशन बराबर जी आ गया। ओ हो डायमेंशन। पहला MR स्टार तो तुम्हारा डायमेंशन ही होता है। पहला MR स्टार डायमेंशन, दूसरा MR स्टार सर दूसरा MR स्टार क्या होगा? तो ऐसे एज्यूम करो कि इफ M1 इज 0 देन T मस्ट बी 0। व्हाई? अगर तुम यहां से अभी फील करे थे कि M1 0 हो जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग वो स्ट्रेच नहीं रह पाएगा। देखो ये स्ट्रिंग तभी स्ट्रेच होगा जब दोनों तरफ मास होंगे। देखो ऐसे रहेगा, दोनों तरफ मास होंगे तो स्ट्रेच रहेगा। अब एक तरफ मास 0 कर दो, इसको छोड़ दो, फील करना बेटा, मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, फील करना। तो रस्सी भले ही लटका है लेकिन उसका मास नहीं, तो मासलेस स्ट्रिंग होने की वजह से स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, वो इधर से फ्री कर दिया तो लूज हो जाएगा। तो टेंशन 0 आना चाहिए। टेंशन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखो ऐसा तो सर M2 को भी 0 करूंगा तो टेंशन 0 आना चाहिए। हाँ इंडिविजुअली सिर्फ M2 अगर 0, इंडिविजुअली सिर्फ M2 0 तो भी टेंशन 0 होगा। सिर्फ M2 0, देखो यहाँ पे सिर्फ M2 0 रखोगे तो भी टेंशन 0 है, सिर्फ M1 0 रखोगे तो भी टेंशन 0 है। बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई है, बस बेसिक फिजिक्स को फील करना सिखाया है। चलो ये सिस्टम देखो, यहां पे देखना, एक ब्लॉक मैंने स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया और एक को फ्री रख दिया। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग। अब सोचना बेटा, एकदम बेसिक तरीके से एक बार सवाल कराऊंगा मैं। ऊपर टेंशन T और नीचे M2G और यहां पे T आगे है। सर इसका M1G, बेटा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A से जाएगा, तो एक ही स्ट्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये नीचे आएगा। तो इसका जो M1G होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा M1G और ऊपर नॉर्मल। तो ये Y वाला कहता है X अपना देख लो, X भी कहता है हाँ भाई देख लूंगा, तू अपनी वाली को संभाल, मैं अपनी वाली को देख लूंगा। मेरी तरफ, मेरी वाले की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू अपना देख। तो ये ब्लॉक तुम्हें Y में उड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो FPT अगर बनाओगे डायरेक्ट इसका तो बोलोगे कि T आगे और M1A हो जाएगा, क्योंकि आगे का फोर्स इसमें T है टेंशन, और टेंशन फोर्स इसका मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। ये एक इक्वेशन आ गया। M2 का FBD बनाओगे तो लिखोगे नीचे M2G, नीचे एक्सीलरेशन हो रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स कम, तो M2G माइनस T बराबर M2A। इक्वेशन नंबर 2। डायरेक्ट दोनों को प्यार से ऐड करो, प्यार से ऐड करो, प्यार से ऐड करो, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? M2G बराबर यहां पे बचेगा M1 प्लस M2 इंटू A। तो A बराबर आगे आ गया M2G बटा M1 प्लस M2। सर ये तो है स्कूलों वाला, स्कूल वाला मजदूरी, मतलब मजदूरी के भी लेवल होते हैं। किस टाइप की मजदूरी कर रहे हो तुम, है ना? कौन से टाइप के रामलाल वाली मजदूरी कर रहे हो? नेक्स्ट कोचिंग वाला। कोचिंग का स्पेलिंग गलत होगा ना तो एडजस्ट कर लेना, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई डोंट नो। किस टाइप की मजदूरी कर रहे हो तुम, है ना? कौन से टाइप के रामलाल वाली मजदूरी कर रहे हो? नेक्स्ट कोचिंग वाला। कोचिंग का स्पेलिंग गलत होगा ना तो एडजस्ट कर लेना, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई डोंट नो अंग्रेजी। इधर देखो, ये कहता है
M1 और M2 दोनों को कंबाइन मान लो तो टेंशन फोर्स इंटरनल 1 के कैंसिल हो जाएगा, तो सिस्टम के मोशन के लॉन्ग नेट अनबैलेंस फोर्स सिर्फ M2G आएगा। अनबैलेंस फोर्स क्या आ जाएगा? M2G। तो लिखोगे M2G नेट फोर्स बटा नेट मास M1 प्लस M2। ये ठीक है सर, बढ़िया, ये समझ आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बेसिक और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज MR स्टार। व्हाट MR स्टार इज सेइंग? MR स्टार पहले हमेशा कहता है डायमेंशन चेक कर लो भैया। जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, तो डायमेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। डायमेंशन तो हमेशा चेक करना जरूरी है, तो कर लो। जो आया आंसर, जो ऑप्शन में है या जो डिराइव किया, उसको डायमेंशन चेक करो। तो देखो ऊपर मास और नीचे मास प्लस मास, मास ही बनेगा, मास प्लस मास, मास बनेगा, मास से मास कटेगा, जी एसिलेशन, ये भी एसिलेशन, डायमेंशनली ठीक है। अब बात आता है कि डायमेंशनली तो ठीक है, लेकिन MR स्टार इसको कैसे फील कराएगा? तो MR स्टार देखो कैसे फील कराता है। MR स्टार कहता है काम करो, इन दोनों मास को ऐसे रख के दिखाओ। तो देखो ये मास नीचे लटका और ये मास यहाँ है। अब फील आ रहा है, इसको मैं यहाँ से छोड़ू, है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से छोड़ता हूँ। तो देखो ये धीरे धीरे इसको मैं यहां से छोड़ता हूं, देखना अच्छे से, ये दोनों दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लॉक यहां रखे, इसको यहां से छोड़ता हूं, स्लाइड करके चला गया। अगर मैं ये कहूं कि मैं यहां से छोड़ रहा हूं, बेटा थोड़ा सा फ्रिक्शन आ गया, इसीलिए तुम्हें थोड़ा फील करने में दिक्कत आएगा, है ना। देखो यहां से मैं छोड़ रहा हूं इसको, देखना ये कैसे करेगा, देखो स्लाइड कर गया। अगर मैं ये कहता हूं कि एक ब्लॉक मैंने यहां रखा है, ऊपर वाला M1 है, नीचे वाले का मास 0 कर देता हूं और इसको हैंग कर देता हूं, अब बताओ क्या होगा? अरे सर इसका जो mg था, चाहे वो M1 हो या M2 हो, इसी का mg इसका मोशन करा रहा था, इसी का mg इसको मोशन करा रहा था। यहाँ पे देखो M2 या M1 हो, नेट अनबैलेंस फोर्स में इसका mg तो नॉर्मल बैलेंस कर लिया था, इसका mg मोशन करा रहा था। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक जिसका मास मोशन का कारण था, उसी को अगर मैं नेग्लिजिबल मान लूं, M2 0 मान लूं, तो ये कैसे चलेगा? बता कैसे चली? अरे बबुआ बुझाया, अरे कैसे चली, कैसे चली? ले इधर से लटका ले, इधर से लटका ले, नीचे अगर मास ही नहीं होगा तो उसको खींच के लाएगा कौन? मतलब अगर मैं M2 को 0 मान लूं, इफ M2 is 0 then acceleration will be 0। अरे काबा, फिजिक्स में काबा। M2 is 0 then acceleration must be 0। आओ जो तूने ड्राइव किया था या 2-4 ऑप्शन में होंगे, कैसे फील करोगे इसको? ऊपर में M2 है। अरे चीजें जो हम पढ़ते हैं, ड्राइव करते हैं, समझते हैं, वो इत्तेफाक नहीं होता, बेसिक चीज, बेसिक कंसेप्ट उसमें होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे M2 को 0 रखा, एक्सीलरेशन 0 आना चाहिए था, ये कह रहा है बेचारा मैं हूं, बताओ तुम्हें मोक्ष मिला कि नहीं? अब ये एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीके से फील करा दिया। सर अगर यहाँ पे 4 kg और 7 kg होता तो मैं उसको 0 नहीं मान सकता था, लेकिन तुम्हें इतना तो फील आया ना कि यहाँ पे M2 ऊपर क्यों है, M2 ऊपर क्यों है, ये फील नहीं आया? जब दिखा कि नहीं दिखा, तुम्हें दिख गया, तुम्हें जब भगवान को देख लेना मतलब मोक्ष होता है। भगवान को देख लेना, भगवान से मिल लेना को ही मोक्ष कहते हैं। यहाँ पे इस फिजिक्स को समझ लेने को मैं मोक्ष कर रहा हूँ। तो मोक्ष मत दिलवा, मोक्ष मतलब निपट लेंगे क्या? नहीं बेटा, समझो, ऐसा ही मजाक की बात है कि मतलब मोक्ष किसको कहते हैं? जब भगवान मिल गया जिसको, उसको कहते हैं कि उसको मोक्ष मिल गया। यहाँ पे जिसको फिजिक्स समझ में आया उसको मोक्ष मिल गया। भाई नीट वाले बच्चे को, एक नीट वाले विद्यार्थी को मोक्ष मिलने का मतलब होता है कि उसको फिजिक्स समझ आ जाए। और मैं तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स में तुम्हें ये बता रहा हूं कि क्यों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्यों प्लस है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही क्यों है। पता यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि सिर्फ M1 को 0 रखूं तो भी टेंशन 0 होना चाहिए, और सिर्फ M2 को 0 रखूं तो भी टेंशन 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे M2 को 0 रखो, ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, M1 को 0 रखो, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। दोनों को इंडिविजुअली 0 रखने से टेंशन 0 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग तभी होगा जब दोनों तरफ से बंधा होगा। स्ट्रेच स्ट्रिंग तभी होगा जब दोनों तरफ से बंधा होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में इसीलिए है कि एक को भी 0 रखो, टेंशन 0 आ जा रहा है। तो तुम्हें फील आया कि नहीं? इसी फील को कहते हैं मोक्ष मिलना। तो बताओ तुम्हें मोक्ष मिला कि नहीं? जरूर बताना कल तुम्हें मोक्ष मिला कि नहीं। ठीक है बेटा, चलो, क्या तुम्हें ये बुझाया और ये भी समझ आया? ठीक है सर, इसमें और लॉजिक बताओ। और बता दूंगा, काहे चिंता कर रहा है, और बता दूंगा। और बताऊं?
देयर आर n नंबर ऑफ लॉजिक बिकॉज लॉजिक इज फिजिक्स। थोड़ी बहुत तो आती है अंग्रेजी। एमआर स्टार। सर कुछ लोगों को अभी भी मोक्ष नहीं मिला है। सर कुछ लोगों को मोक्ष अभी भी नहीं मिला है। बेटा बिना मोक्ष मिले इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जैसे बिना मोक्ष मिले इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो बिना मोक्ष मिले फिजिक्स समझने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखना और एमआर स्टार बताता हूं, या तुम सोचोगे तो इसको ब्लैंक रहने देता हूं। तुम एमआर स्टार कल बनाना, तुम अपना बना लो एमआर स्टार। ये लो सर मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। ये लो सर आप नहीं सोच पाए थे, आप ले लो। मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा कि सर आप जो नहीं सोच सकते मैं वो सोच देता हूं। और ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। अब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं पढ़ाते समय। ऐसी घटना मेरे साथ घटी है, एकदम रियल इंसिडेंट बता रहा हूं। नीट 2017 की बात है। नीट 2017 की बात है। नीट 2017 की बात है। पेपर के बाद हम लोग भी पेपर लेके सॉल्व करते हैं बेटा, आंसर की बनाने के लिए। नीट 2017 आकाश जयपुर में था। मैं आकाश जयपुर में मैं पढ़ा रहा था। उस साल नीट में एक सवाल पूछा था फ्लूइड का। आपको याद होगा बेटा, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसको, भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन मैं बता देता हूं। उसने बोला था कि एक लिक्विड है नीचे फिल्डेड और एक लिक्विड है ऊपर, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, अलग अलग डेंसिटी के हैं। इनका डेंसिटी है ईटा, नहीं रो, आई एम सॉरी, इसका डेंसिटी है रो और इसका डेंसिटी है एन रो। जब मैं एमआर स्टार नया नया डेवलप ही कर रहा था तभी नीट 2017 में सवाल पूछा। ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी है रो, नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी एन रो। सवाल कैसा था कि एक सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी है डी, उसका L1 हिस्सा ऊपर है और L2 हिस्सा नीचे, कुछ ऐसा था यार, अब मैं भूल रहा हूं एग्जैक्ट सवाल, है ना, ऐसा कुछ सवाल था। देख लेना नीट 2017 में सवाल है। अब होगा क्या कि ये लिक्विड अपना बैंड फोर्स ऊपर लगाएगा। थोड़ा बहुत मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि क्रैश कोर्स है, तुम बेसिक फिजिक्स तो पढ़े हुए हो। ये वाला लिक्विड ऊपर बैंड फोर्स लगाएगा, ये भी वाला लिक्विड ऊपर बैंड फोर्स लगाएगा, तो दो बैंड फोर्स लगेंगे और mg नीचे होगा। तो असल में दोनों बैंड फोर्स को mg से बैलेंस करना था और इस सिलेंडर का डेंसिटी था d। तो मैं सवाल सॉल्व कर रहा, तभी एक बच्चा आता है, कहता सर आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया सर। क्या हुआ भाई? तो सर एक सवाल पूछा था फ्लूइड वाला और एकदम मतलब कसम से बोल रहा हूं वही सवाल में सॉल्व कर रहा। बोला सर यही वाला सर। क्या बे ये तो मुश्किल सवाल है, तो कई बच्चे नहीं करके आए। अरे सर देखो इसमें अपन ने क्या किया सर, ये जो एन रो है इनको हमने 1 मान लिया। अगर इनको 1 मान लिया तो ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी रो और नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी रो। मैंने बोला हाँ ठीक है, इनको 1 मान सकते हैं, इनकी वैल्यू कुछ नहीं गिवन था। तो सर ये जो सिलेंडर है वो बीच में तभी रहेगा जब सिलेंडर की डेंसिटी लिक्विड के बराबर आएगी, क्योंकि अगर सिलेंडर की डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा, अगर सिलेंडर की डेंसिटी ज्यादा है तो सिंक कर जाएगा। सिलेंडर उनके बीच में है और ये दिया हुआ ये रो है एन रो, सिलेंडर बीच में ही रहेगा, दिया हुआ बीच में है। तो अगर मैं इनको 1 मानता हूं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर मैं इनको 1 मानता हूं मतलब ऊपर और नीचे लिक्विड की डेंसिटी बराबर है, उसके बीच में सिलेंडर है मतलब डी बराबर रो होगा, और एन को 1 रखने पे डी बराबर रो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब वो आंसर सही हो गया, मतलब आंसर सही हो गया। तुम भी जाके, ऐसा नहीं है मैंने मिटाया तो तुम पीछे करके इसको देख सकते हो, ये सवाल एक बार देख सकते हो, तुम फील करना, मुझे भरोसा है आप मुझसे 20-30% बेटा ये सवाल आप देखेंगे, थोड़ा आपको फ्लूइड आता है आप सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। और ये एक पेज के सॉल्यूशन का सवाल है, थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा मैं बोल रहा हूं। तो ये एमआर स्टार आप खुद बताएंगे और मुझे गिफ्ट कर देंगे कि लो सर मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, आप नहीं सोच पाए मैं बताता हूं, लो सर। आप भी क्या याद रखोगे, अगले साल बच्चे को पढ़ाना तो बता देना अपनी तरफ से, ठीक है भाई? चलो ये तुम खुद बताओगे। देखो बेटा ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं कि एक एम ब्लॉक का मास है ना, और ये लिफ्ट में ऊपर ऐसे लटका है और लिफ्ट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो इसमें टेंशन बताओ कितना होगा, ठीक है ना? क्या पूछता है? टेंशन बताओ कितना होगा। तो आपको क्या करना है सुनिए, आप यहाँ पे ग्राउंड पे बैठे, याद रखिएगा ग्राउंड से या लिफ्ट से टेंशन की वैल्यू एकदम सेम आएगी। आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो एफपीडी बनाओगे तो एक टेंशन टी ऊपर नीचे एमजी, आराम से देखना, टी ऊपर एमजी नीचे, तो क्या बोलोगे सर? टी माइनस एमजी बराबर एमए, ये कहोगे क्या? टी माइनस एमजी बराबर एमए। कैसे सर? क्योंकि ये ऊपर जाता हुआ, देखो लिफ्ट ऊपर जा रहा है फोर्स से, तो मुझे लिफ्ट में अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी तो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ए बराबर फोर्स से, ए से मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा ऊपर वाला फोर्स टी ज्यादा एमजी कम, तो टी माइनस एमजी बराबर एमए, तो यह आ जाएगा टी बराबर एमजी
प्लस एम ए। जी की वैल्यू 10 होती है और ए आपका जितने से लिफ्ट जा रहा है उतने से ये जाता हुआ दिखाई देगा, 4 रख दो तो ये एम बाहर और ये आ जाएगा 14, तो 14 एम न्यूटन इज आंसर। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। आगे देखो, ये मान लो एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ए नॉट, ये लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। अच्छा, ए नॉट की वैल्यू भी दे देता हूँ यार, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक आदमी बैठ के देख रहा है, तो जैसे ही ये बैठ के देखेगा बोलेगा कि बताओ लिफ्ट का सरफेस कितना नॉर्मल लगाएगा ऑब्जेक्ट में। फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 kg एंड सरफेस ऑफ लिफ्ट। बेटा नीट में एकदम एज इट इज सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे एकदम एज इट इज सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। मुझे ये बताओ कि 4 kg का एफबीडी बनाओगे ध्यान से एकदम, तो तुम्हें 2 फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। इस पे नॉर्मल ऊपर, सर आपको कैसे पता? सरफेस पे 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, तो हमें 4 kg का एफबीडी बनाना है, तो नॉर्मल ऊपर और 4 kg पे एमजी नीचे। इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा? सर एमजी। क्यों? क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि ब्लॉक नीचे गिर रहा है। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 है तो आपको ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन नीचे 2 दिखाई देगा ना, तो आप बोलेंगे सर mg ज्यादा होगा और n कम होगा। mg माइनस n बराबर m इंटू ए। ऑफ लिफ्ट या ब्लॉक एक ही बात है। लिफ्ट के सरफेस पे रखा है, लिफ्ट मुझे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है 2 से, ब्लॉक भी नीचे आता हुआ दिखाई देगा 2 से। अच्छा, तो हमें n चाहिए, n को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा आपका mg माइनस ma। m की वैल्यू बोलो क्या होगा? m की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 10 माइनस टू 8, 32 न्यूटन। 32 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। हालांकि ये सवाल मैं एक रामलाल फ्रेम कहते हैं स्यूडो फोर्स से भी बताऊंगा। शायद आपने स्यूडो फोर्स का मेरा डेमो देखा होगा, है ना? तो बेटा देख लेना ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो। डेमो में लेक्चर्स पढ़े होंगे, है ना? उसको देख लेना ताकि मुझे आसानी हो स्यूडो फोर्स आगे समझाने में। अगर देखो बेटा, फाइंड T1 एंड T2 इन द गिवन फिगर। अब तुम्हें ये नीट का पूछा हुआ सवाल है बेटा, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। अब तुम्हें बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया मैंने। आओ अब देखो बेटा, यहाँ पे अपना MR स्टार डायरेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे M2 और M1 M3 की वैल्यू दी हुई है। इन्हें में आप देखेंगे कि कई बार M1 M2 की वैल्यू नहीं दी होती, M1 M2 ही होता है। वहां तो MR स्टार जिंदाबाद, तो सीधा आंसर, सीधा ऑप्शन। कसम खा ले कि जहां M1 M2 दिया होगा और सॉल्व ही नहीं करना, कोशिश करोगे बेटा सीख जाओगे, और मैं सिखा दूंगा, बस लगे रहो तुम। चलो यहाँ देखो सर, यहाँ पे एक काम करते हैं, मुझे क्या करना है, T1 T2 निकालना, तो पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना सिस्टम कितने चल रहा है। यहाँ पे T2 आगे तो यहाँ पे T2 पीछे, यहाँ पे T1 आगे, यहाँ पे T1 पीछे, पूरे को एक सिस्टम मान ले तो नेट अनबैलेंस फोर्स बटा नेट मास हो जाएगा एक्सेलरेशन। नेट अनबैलेंस फोर्स इज 120 न्यूटन बटा नेट मास इज 7 + 5 + 3 15 5 3 8 7 15 15, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा। अच्छा सर, अब एक काम करो, 7 kg का एफबीडी बना लो, T2 निकल जाएगा। सर 7 को क्यों चूज करा? बिल्कुल सही सवाल है तुम्हारा। Why 7? Why not 5 और 3? तो 7 इसलिए 7 इसीलिए क्योंकि 7 के लिए एक T2 फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे 5 kg पे देखो T2 पीछे T1 आगे, 3 kg पे देखो 120 पीछे और T1 आगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि 7 kg का एफबीडी बनाया। 7 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है T2 इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ये है। तो आप कह सकते हो डायरेक्ट T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बोलो 7, एक्सेलरेशन बोलो 8, तो 56 न्यूटन। 56 न्यूटन इज आंसर। तो ये तो सिर्फ आया तुम्हारा T2, ये सिर्फ आया T2 56, तो ये T2 T1 और T2, तो ये 56 नहीं है, ये भी नहीं है, ये 56 है, ये भी नहीं है, मतलब ये आंसर। इतना बुद्धि और ये टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं सर मुझे दोनों निकाल के दिखाओ। क्या करोगे भाई? सवाल यही करना कि और भी करना है? या तुम्हें नहीं समझ आया? T2 56 न्यूटन एक ही में है, 56 न्यूटन, इसलिए आंसर हो जाएगा। समझ आया अच्छे से? आगे ओहो, इन द अरेंजमेंट सो द मास m विल बी असेंड्स विद एन एक्सेलरेशन। कितने से ऊपर जाएगा? असेंड मतलब ऊपर, कितने से ऊपर जाएगा पूछा। अरे यहाँ ब्लॉक लगा ही नहीं, ब्लॉक नहीं लगाया, यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हें फोर्स दे दिया 3/2 mg। तो आइडियल स्ट्रिंग होने की वजह से हर जगह पे ये फोर्स इतना ही होगा।
3/2 mg, यहाँ पे 3/2 mg, यहाँ पे 3/2 mg, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो डायरेक्ट होगा 3/2 mg और इसका मास m है, ये लिखा है मास m, देखो m, इसकी वजह से नीचे फोर्स होगा mg। अब फील करना 3/2 mg ज्यादा कि mg ज्यादा? 3/2 mg ज्यादा, तो लिखोगे 3/2 mg माइनस mg बराबर ma। तो बेटा यहां से 3/2 mg में से mg सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा mg/2 इज इक्वल टू ma, m से m कैंसल, a इज इक्वल टू g/2 राइट। बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। चलिए ये बढ़िया सवाल है। इन फिगर शोन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक रॉड है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, हैविंग मास 3 kg। ओके 30 सेंटीमीटर का 3 kg मतलब 10 सेंटीमीटर का 10 kg, 20 सेंटीमीटर का 20 kg, 30 सेंटीमीटर का 3 kg। ओके द रॉड इज पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ओके 20 न्यूटन से खींच ला भाई, एंड 30 न्यूटन, 32 न्यूटन। अच्छा 32 न्यूटन आगे, 20 न्यूटन पीछे, रुक जाओ रेड वाला लाओ, 30 न्यूटन 2 न्यूटन आगे और 20 न्यूटन पीछे, ठीक है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। ऐसे सवाल बेटा पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए कुछ मत करना तुम, अरे मतलब कुछ तो करोगे। मतलब ये है कि यहां से यहां तक का जो मास है उसकी वैल्यू 3 kg है, तो पूरे का सिस्टम, पूरे बॉडी को एक मान लो, वैसे पूरी बॉडी एक ही है। इमेजिनरी बोला है 10 सेंटीमीटर का पार्ट, ये 20 सेंटीमीटर का पार्ट, पूरी बॉडी असल में एक ही है। नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास 32 20, तो फोर्स नेट फोर्स बटा नेट मास एक्सीलरेशन हो जाएगा 32 - 20 ये 12/3, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ जाएगा। समझ आया? अब यहां पे आओ और ऐसे सोचो कि अपन इस 20 सेंटीमीटर के बारे में सोचते हैं थोड़ा। किसके बारे में सोचते हैं? 20 सेंटीमीटर, इसी के बारे में सोच सकते हो। अब थोड़ा फील करना, इस पे आगे फोर्स बताओ कितना लग रहा है? 32। एक मिनट, 10 सेंटीमीटर के बारे में सोचते। सर आपको समझ नहीं आया इसीलिए आपने चेंज कर दिया। नहीं बेटा दोनों समझाऊंगा, चिंता मत करो। 10 सेंटीमीटर के बारे में सोचते हैं। 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बताओ फोर्स कितना लग रहा है पीछे? 10 सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ओके ये तो लग ही रहा था ना, यही का 10 सेंटीमीटर माना है मैंने, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर पीछे जा रहा है कि आगे, ये पूरी बॉडी में जो अनबैलेंस फोर्स था 32 आगे 20 पीछे 12 न्यूटन आगे था अनबैलेंस फोर्स पूरी बॉडी में, तो हर हिस्सा आगे जा रहा है। इस पे मैंने 20 न्यूटन पीछे लगाया है, देखो लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन पीछे, यही वाला पार्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस। तो सर ये पीछे जाना चाहिए लेकिन पूरी सिस्टम आगे जा रही थी, मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है इस पे आगे की तरफ टेंशन लगा रहा होगा। ये यहाँ पे मैंने 32 न्यूटन लगाया, तो ये फोर्स डोमिनेटिंग है, ये आगे निकल जा रहा, ये आगे इसीलिए जा रहा कि ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट, सोचो थोड़ा इमेजिनरी में, तो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट 10 पे आगे फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो इसको खींच के आगे ले जा रहा, नहीं तो 10 पे पीछे 20 लग रहा था। तो आगे हो जाएगा तुम्हारा टी, और ये आगे ही जा रहा तुम्हारा एक्सीलरेशन से, तो टी डोमिनेटिंग हुआ, तो टी - 20 बराबर मास बोलो 1 kg इंटू एक्सीलरेशन। 1 kg कैसे भाई? 30 सेंटीमीटर का मास 3, तो 10 सेंटीमीटर का 1 kg। तो यहां से तुम निकाल सकते हो टी बराबर, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली अपन ने 4, 20 + 4 -20 उधर जाएगा, 20 + 4 इज इक्वल टू 24 न्यूटन। 24 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, 24 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। अरे बउआ बुझाया अच्छे से 24 न्यूटन। अब तुम 20 सेंटीमीटर का बना लो, तो 20 सेंटीमीटर वाले ने 10 सेंटीमीटर पे आगे फोर्स लगाया, कहां आगे फोर्स लगाया, 10 सेंटीमीटर वाला 20 पे पीछे फोर्स लगाएगा, पीछे फोर्स लगाएगा। जाए कि नहीं है? आगे देखो, ये बढ़िया सवाल है। मैन स्लाइड डाउन ऑन अ लाइट रोप। ओ हो, एक आदमी है जो नीचे स्लाइड कर रहा है, उतर रहा है कहीं से, उतर रहा है कहीं से। तो एक चीज यहां पे फील करना, ये रस्सी यहां बंधा और आदमी के हाथ में बंधा, व्हाइट से बंधा तो रस्सी, ये रस्सी यहां बंधा और आदमी के हाथ में, उसके बाद रस्सी ऐसे हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पीछे थोड़ी ना, नीचे कहीं से थोड़ी ना बंधा है। फील करना, रस्सी नीचे लूज होगा। ये आदमी का मास m है, तो नीचे फ्री फॉल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस मैन पे नीचे तो फोर्स लगेगा mg, लेकिन रस्सी पकड़ के रखा हुआ है, तो हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है t, ये होगा। तो आगे बढ़ो। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स द वेट। ओ हो, वेट को कहता है अपन mg। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो टेंशन जिस पे स्ट्रिंग टूट जाएगा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इस स्ट्रिंग में होगा ईटा इंटू mg। ये सवाल में गिवन है। द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द मैन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक। मैक्सिमम कितने एक्सीलरेशन से नीचे जा सकता है ताकि रोप
जस्ट ब्रेक होगा, मतलब ये मैक्सिमम मतलब ये भी मैक्सिमम। तो देखो नीचे mg माइनस इधर t बराबर ma, ठीक है। अब देखो यहां पे t की वैल्यू दी ईटा mg, तो लिखोगे mg माइनस ईटा mg इज इक्वल टू ma। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एसिलेशन बराबर आ जाएगा आपका, एसिलेशन बराबर आ जाएगा g कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ईटा, ये आंसर आ जाएगा। g कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस ईटा। बहुत आसान था यार, कुछ खास बात नहीं है। ये ऊपर भी दिया सकता है, ऊपर जा रहा है, ये स्लाइड डाउन लिखा था कहीं मैंने पढ़ा था अभी, मैन स्लाइड डाउन, इसीलिए mg नीचे डोमिनेटिंग होगा। अगर इससे ज्यादा एसिलेशन करने की कोशिश करोगे, एक मिनट यार रुक जा, मैन स्लाइड डाउन लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स द वेट ऑफ मैन, द मैक्सिमम एसिलरेशन ऑफ द मैन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक। रुक 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 रुक, गलत सवाल है। बता दूंगा भाई, यहां पे होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम। कंफ्यूज मत होना, मैं समझा देता हूं। सुनो बेटा, देखो नीचे उतर रहा है तो तुम इक्वेशन ये लिखोगे, मैं बताता हूं। नीचे mg, ऊपर में t बराबर ma। अब अगर मैं कहता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन बताओ कितना होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन नीचे की तरफ तुम्हारा जो एसिलरेशन है उसको मैं मैक्सिमम करना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा नीचे मैक्सिमम फोर्स हो, और नीचे मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है mg। तो मैं चाहूंगा कि ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम होगा, और टी मिनिमम कितना हो जाएगा 0। भाई टी मिनिमम कितना हो सकता है 0, 0 रख दो, छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो, सीधा नीचे धराम से गिर जाओगे जी से। तो मैक्सिमम पॉसिबल एसिलेशन का आंसर होगा जी। मिनिमम अगर पूछा जाए, मैन स्लाइड डाउन अ लाइट रोप व्हिच ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज इतना टाइम्स द वेट ऑफ मैन, देन मिनिमम एसिलेशन सो दैट मैन acceleration of the man so that the rope just break, the acceleration of the man, the minimum acceleration, देखो the minimum acceleration of man, the minimum acceleration of man so that rope just break। अब तुम इसको 0 कर दो, मान लो। क्या तुम 0 कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ईटा एक से कम है, मतलब mg से कम है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। देखो ना, ईटा इज लेस देन 1, ईटा इज लेस देन 1, तो टी मैक्सिमम mg से कम होगा। अब तुम अगर रुक जाओ, वहां पे रुक जाओ, मत आओ, तो नीचे mg और ऊपर ईटा t, तो t और mg बराबर होना चाहिए, और t और mg के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही टेंशन हो सकता है, mg से कम हो सकता है, तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे, मिनिमम कितने एसिलेशन से नीचे आना चाहिए, तो नीचे mg माइनस t बराबर ma, तो तुम्हें कुछ ना कुछ t रखना पड़ेगा। जब ये मिनिमम तभी होगा जब इसका सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम हो। एसिलेशन मिनिमम तभी होगा जब सब्ट्रैक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन होगा ईटा mg। तो तुम लिखोगे mg माइनस ईटा mg इज इक्वल टू ma, ए मिनिमम। m से m कैंसिल होगा, g बाहर आ जाएगा, 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू a मिनिमम। इतने मिनिमम एसिलेशन से आना चाहिए। अरे भाई तुम मैथमेटिकली सोचो ना, सब्ट्रैक्शन वाला टर्म बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें से ये घट के आएगा, तभी तो ये इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन होगा, तब ये मिल रहा है। तो ये जितना ज्यादा घटाओगे उतना ये कम होगा, और इतना मैक्सिमम ये हो सकता है, और जितना कम घटाओगे, कम कितना घटाओगे, तो मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है 0, तो इसको 0 रख दो, तो इस मैक्सिमम हो जाएगा, तो एसिलेशन मैक्सिमम आएगा। समझ आया कि नहीं है? तो यहां से ऐसे कैंसिल हो गया था, ठीक है ना। तो मिनिमम एसिलेशन इतने से उसको नीचे आना ही पड़ेगा। स्लाइड डाउन लिखा हुआ था यार, नीचे आ रहा है, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, आगे देखिए। ठीक है। मासेस एंड फ्रिक्शनलेस देन एसिलेशन डज, तो एसिलेशन पूछा है, तो देखो इस तरह के ब्लॉक तुमसे पूछ लेते हैं, तुम्हें क्या करना है सुनो, इन दोनों को चिपका के एक ही मान लो, क्योंकि इनका जो टेंशन होगा बीच में, जो टेंशन इनके बीच होगा वो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो एसिलेशन हो जाएगा आपका 3m + 2m 5m माइनस m बटा 3 2 5 5m माइनस m m2 माइनस m1 बटा 5m + m इंटू g। तो ये हो जाएगा एसिलेशन तुम्हारा हो जाएगा 4m बटा 6m इंटू g, m से m कैंसिल 2/3, a इज इक्वल टू 2g/3। तो ये तो बहुत सारे ऐसे सवाल करा दिए। कई बार बेटा यहाँ पे टेंशन पूछ लेते हैं,
इस रस्सी में टेंशन बताओ या यहाँ पे टेंशन बताओ। कुछ नहीं करना, पहले आप एसिलेशन निकाल लो आराम से। जब भी टेंशन पूछे तो एसिलेशन पहले आराम से निकाल लो, फिर इसका एफबीडी बना लो। तुम्हें पूरे सिस्टम का एसिलेशन पता है तो नीचे इसका फोर्स पता है, इस पे 3 mg, और ऊपर कुछ टेंशन फोर्स हो जाएगा तो 3 mg माइनस टी बराबर ma, और a आपने निकाल लिया हुआ है, कोई खास बात नहीं है। देखो भाई, अब ये थोड़े से अच्छे सवाल होते स्प्रिंग वाले। मैंने आपको पिछली क्लास में स्प्रिंग और स्ट्रिंग में फर्क समझा दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था। सवाल पढ़ो अच्छे से। 2 masses of 10 kg and 20 kg, 10 kg and 20 kg दिया है क्या? हाँ, 10 kg and 20 kg are respectively connected by a massless spring. massless spring से कनेक्ट किया, shown in figure. A force of 200 न्यूटन, ओके 200 न्यूटन। यहाँ पे देखो फोर्स कितना बेटा, फोर्स है तुम्हारा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन एक्स on a 20 kg at an instant shown that 10 kg mass has acceleration 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार, इसने बता दिया कि 10 kg मास का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है आगे की तरफ। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ दे दिया, इसका आगे की तरफ, राइट। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg मास। सुनना सर, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बता दिया, हम तो ऐसे निकाल लेते ना। इंफॉर्मेशन ठीक बताया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंप्रेसिव और इलोंगेटिव दोनों हो सकता है। मैंने अब आपको बताया था टेंशन फोर्स हमेशा कांटेक्ट पॉइंट के अवे लगता है, लेकिन अगर एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दो तो ये बाहर की तरफ धक्का मारेगा। तो इसीलिए अनसर्टेन होता है स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। इसीलिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताया, तो आप यहाँ पे देखो आगे जा रहा है ना, तो यहाँ पे आगे फोर्स मान लो स्प्रिंग फोर्स, इसके वजह से स्प्रिंग फोर्स Fs, फोर्स बराबर मास बोलो 10 इंटू एक्सेलरेशन 12, तो ये हो जाएगा 120 न्यूटन। 120 न्यूटन फोर्स लगा है, समझ आया कि नहीं है? 120 न्यूटन फोर्स लगा है। अब इस पे स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, तो यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ। आगे बोलो फोर्स 200। अब इस 20 kg की बात करोगे तो आगे 200 माइनस पीछे 120 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो देखो 80 इज इक्वल टू 20a, तो कैंसिल हो जाएगा 4। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब स्प्रिंग से बॉडी कनेक्टेड हो तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आए जरूरी नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग से हो तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा। क्योंकि हो सकता है कि स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा हो, ये चल रहा है 4 से और ये चल रहा है ये चल रहा है 12 से। देखो भाई यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ये आगे जा रहा है बहुत धीरे धीरे, एक्सेलरेशन इसका कम है, ये एक्सेलरेशन इसका कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो तेजी से वेलोसिटी गेन करता हुआ आएगा। तो इसको स्प्रिंग को क्या कर रहा है, कंप्रेस। स्प्रिंग को क्या कर रहा है, कंप्रेस। समझ में आया कि नहीं आया? 3 ब्लॉक ए एंड बी, बेटा ये पूरी डिटेल में बताया। 3 ब्लॉक है, चल बत कर देता हूं। ए बी सी 4 2 1, ओ हो 4 2 1, चल। कनेक्टेड एंड स्मूथ सरफेस shown if force of 14 न्यूटन is applied on 4 kg, यहाँ पे 14 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। देन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। बेटा सवाल करा दिया, लेकिन फिर से मैं करा देता हूँ। एक्सेलरेशन निकाल लो पहले। तो फोर्स हो गया 14, बड़ा नेट मास होगा 4 2 6 7, ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ए और बी के बीच में फोर्स चाहिए, तो एक एफबीडी बनाइए, वाई ए। तो एफबीडी ए का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब यहां पे देखो, तो ए पे एक फोर्स आपको पता है कि आगे की तरफ लग रहा है 14, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट ए पे लगेगा पीछे नॉर्मल, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन यहां पे सी बीस पे लगाएगा, ए बीस पे लगाएगा, दोनों अननोन है आपके लिए, तो इसलिए आप बी का एफबीडी ना बनाए। 14 माइनस एन, ऑब्जेक्ट आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स बराबर मास ए का बोलो 4 इंटू एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया है 2, ये होगा 8। तो n बराबर 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अ बैलून विथ m इज डिसेंडिंग डाउन, ये बहुत फेमस सवाल है, नीट का पूछा हुआ है, बच्चे इसमें हमेशा डाउटफुल रहते हैं, तो मैं सॉल्व करा देता हूं। बैलून विथ m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ए। अब एक बैलून होगा किसी m मास का, उसका मास नहीं पता बेटा, m मास मान लो, बैलून का मास मान लो m नॉट मान लो, चलो कैपिटल M या m नॉट मान लो। ये फ्री फॉल नहीं कर रहा, ये a विच इज लेस देन g नीचे गिर रहा है a से। तो क्यों गिर रहा है नीचे a से, फ्री फॉल क्यों नहीं कर रहा? और कम एक्सेलरेशन से इसलिए गिर रहा है, नीचे तो mg लग ही रहा होगा, ऊपर में कोई एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ये ना कोई कांस्टेंट फोर्स F लग रहा हो। सवाल में कहीं नहीं बताया, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लग रहा होता तो ये फ्री फॉल कर जाता। ठीक है, तो नीचे फोर्स बोलो, सर नीचे फोर्स होगा कैपिटल mg, ये रहा mg, तो लिखोगे कैपिटल mg
नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का कोई फोर्स F आपने एज्यूम किया है बराबर मास कैपिटल M इंटू एक्सीलरेशन A, ये गिवन था। तो इसमें कितने अननोन है बोलो? 2, क्योंकि मास भी नहीं पता था बैलून का। अच्छा M स्मॉल m इज ओह सॉरी मास गिवन है स्मॉल m, आई एम सॉरी बेटा, मास गिवन है स्मॉल m, ठीक है मास गिवन है, फोर्स अपने को नहीं पता था, एक्सीलरेशन भी गिवन है। अब अगर हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, अब इसमें से कुछ मास बाहर निकाल लो, तो यहां से कुछ मास बाहर निकाल लो, मान लो स्मॉल m है, इसमें से m0 बाहर निकाल लिया, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप, ताकि ये ऊपर चलने लगे। तो ये फोर्स तो F एज इट इज लगता ही रहेगा, जिस वजह से भी लग रहा था ये फोर्स लगता ही रहेगा। यही बच्चे नहीं एज्यूम कर पाते, नीचे लगेगा M माइनस M0। तुम बोलोगे सर ऊपर कहां से आया फोर्स? बेटा ऊपर मुझे नहीं पता कहां से आया, तो आपने क्यों लगाया? बच्चा सवाल पूछेगा ना क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया कि फ्री फॉल नहीं कर रहा था, और ज्यादा एक्सीलरेशन जाता तो देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको फ्री फॉल करूं तो देखो ऐसे आएगा, देखो ये आया फ्री, जैसे मैं इसको करता हूं फ्री फॉल, ऐसे आया, देखो फ्री फॉल ऐसे आया, और तुरंत ला दूं, मैंने जानबूझ के नीचे बहुत तेजी से फोर्स लगाया, अब ये फ्री फॉल नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको ऊपर खींचा हुआ है, तो कोई ना कोई ऊपर फोर्स रहा होगा, तभी ये फ्री फॉल नहीं कर रहा, इसका एक्सीलरेशन जी से कम है। अब जब ये बनेगा तो लिखोगे F माइनस स्मॉल m माइनस m0 इज इक्वल टू m माइनस m0 इंटू जी, ये आ जाएगा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करें? अरे ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m लिख दिया, इसको सॉल्व कैसे करें? तो देखो यहां से F की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, F वो उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा mg माइनस ma, क्या आ जाएगा mg माइनस, निकाल के वहां पे रख दो। चलो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं, F की वैल्यू बताओ, या इसको ऐड कर दो ना बेटा, चलो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, mg माइनस f बराबर ma, एक इक्वेशन ये था, देखो यही है क्या, mg माइनस f बराबर ma। मुझे डर लगता है यार तुमसे, बहुत डर लगता है तुमसे, बोलो सर हमसे तो नहीं हुआ, आप ही करके बताओ। mg माइनस f बराबर ma, कलम नहीं चलाना चाहते हो, ये f माइनस m माइनस m0 इंटू जी बराबर m माइनस m0 इंटू s, इतने ही एक्सीलरेशन से ऊपर उठा था, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। चलो इसको जोड़ दो, इधर उधर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐड कर दो, ऐड करते ही f से f कटेगा, ये होगा तुम्हारा mg, ये होगा माइनस mg प्लस ये माइनस माइनस प्लस m0 जी, एकदम सही लिखा है, इज इक्वल टू ये होगा ma, ये होगा तुम्हारा प्लस ma, ये होगा माइनस m0, एकदम सही लिखा है, mg से mg कटेगा, ये m0 g होगा, और ये माइनस ma है तो इसको इधर ले आओ, तो प्लस m0 a इज इक्वल टू ma 2ma, यहां से m0 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा g प्लस a, और तुम्हें वही मास निकालना था, कितना बाहर निकाला तो वही, कम बड़ा मैंने फैक्टर यहाँ पे माना था m0, तो m0 की वैल्यू आ जाएगा 2ma बटा g प्लस a, m0 की वैल्यू आ जाएगा 2ma बटा g प्लस a, यहाँ पे देखो 2ma बटा g प्लस a। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं ये सवाल है, मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड, 1 kg के मास को एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया, राइट, लिफ्टेड अप विथ एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर 4.9 नहीं लूंगा मैं, 5 लूंगा, 4.9 g/2 है, g/2 है 4/9, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप इसको 5 लेके सॉल्व करिए, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, एंड लोड विद एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे केस में इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको 1 kg के ऑब्जेक्ट को नीचे ले लिया, देन रेशियो ऑफ टेंशन इन अ वायर, सुनो ढंग से, बहुत इजी सवाल है, यहां पे टेंशन T ऊपर होगा और यहां पे 10 नीचे होगा, M इंटू जी, M की वैल्यू 1 G10, M की वैल्यू 1 G10, तो T डोमिनेटिंग होगा, तो आप लिखेंगे T माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 15 न्यूटन। यहां पे T ऊपर mg नीचे, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें फील दिलाता है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ऊपर जा रहा था तो T को डोमिनेटिंग माना, नीचे आ रहा था तो mg को डोमिनेटिंग मानेंगे, mg माइनस टी बराबर m इंटू a, m 1 है, तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू a इज 5, तो T इधर चला जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी सवाल था, कोई खास बात नहीं है। 2 मास mg माइनस f बराबर में कलम नहीं चलाना चाहते हो, ये f माइनस
m माइनस एम नॉट इंटू जी बराबर m माइनस एम नॉट इंटू एस। इतने ही एक्सेलरेशन ऊपर उठा था, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। चलो इसको जोड़ दो, इधर उधर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐड कर दो। ऐड करते ही एफ से एफ कटेगा, ये होगा तुम्हारा एम जी, ये होगा माइनस एम जी प्लस ये माइनस माइनस प्लस एम नॉट जी, एकदम सही लिखा है, इज इक्वल टू ये होगा एम ए, ये होगा तुम्हारा प्लस एम ए, ये होगा माइनस एम नॉट, एकदम सही लिखा है। एम जी से एम जी कटेगा, ये एम नॉट जी होगा, और ये माइनस एम ए है तो इसको इधर ले आओ, तो प्लस एम नॉट ए इज इक्वल टू एम ए टू एम ए, यहाँ से एम नॉट कॉमन निकलेगा, क्या आ जाएगा जी प्लस ए, और तुम्हें वही मास निकालना था, कितना बाहर निकाला था वही, कम बड़ा मैंने फैक्टर यहाँ पे मतलब माना था एम नॉट, तो एम नॉट की वैल्यू आ जाएगा 2ma बटा जी प्लस ए, एम नॉट की वैल्यू आ जाएगा 2ma बटा जी प्लस ए, यहाँ पे देखो 2ma बटा जी प्लस ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं ये सवाल है, मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, 1 kg के मास को एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया, राइट, लिफ्टेड अप विथ एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर 4.9 नहीं लूंगा मैं, 5 लूंगा। 4.9 g/2 है, g/2 है 4/9, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप इसको 5 लेके सॉल्व करिए, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, एंड लोड विद एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे केस में इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको 1 kg के ऑब्जेक्ट को नीचे ले लिया, देन रेशियो ऑफ टेंशन इन अ वायर। सुनो ढंग से, बहुत इजी सवाल है, यहां पे टेंशन T ऊपर होगा और यहां पे 10 नीचे होगा, M इंटू जी, M की वैल्यू 1 G10, M की वैल्यू 1 G10, तो T डोमिनेटिंग होगा, तो आप लिखेंगे T माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 15 न्यूटन। यहां पे T ऊपर mg नीचे, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें फील दिलाता है इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ऊपर जा रहा था तो T को डोमिनेटिंग माना, नीचे आ रहा था तो mg को डोमिनेटिंग मानेंगे, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, m 1 है तो 10 माइनस टी इज इक्वल टू a इज 5, तो T इधर चला जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी सवाल था, कोई खास बात नहीं है। 2 masses suspended 10 kg, then masses are left free, then acceleration। अरे ये तो इजी सवाल है। 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 5/15, 5/15 मतलब 1/3, तो G/3 इज द करेक्ट आंसर। ये तो रिपीट हो गया सवाल बेटा,